क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स। तो इंतजार किस बात का, प्ले दबाइए। इस कहानी में बहुत सारे डिजास्टर है। अपना एमसी कैसे इस सब से बचता है और अपनी फैमिली और दूसरों को अपने स्पेस की मदद से कैसे बचकर निकालता है, ये देखिए। डू हेंग अब भी जवाब देने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था। उसने मछली की हड्डी उठाई और इसे ही जवाब मान लिया। सोंग लिंग के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ से व्यक्ति इस तरह पीछे हटने का इरादा नहीं दिखा रहा था, इसलिए सोंग लिंग ने धीरे से दाई हे को बगल से छुआ और दूसरी तरफ से व्यक्ति तुरंत अर्थ समझ गया और झुक गया। आओ डू हेंग, भले ही हम 1 साल से साथ हैं, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। डू हेंग ने एक चॉपस्टिक उठाई और कहा, छोड़ो, मुझे पीना नहीं आता। इसी क्षण उसके पीछे से एक बेमेल आवाज सुनाई दी। डू हेंग, ये सब कब से चल रहा है? तुम्हें अब भी इसकी चिंता है? क्या तुम सच में मर्द हो? फैंग बे ये सब कह ही रहा था कि वो शराब से भरा गिलास लेकर आया और गालियां देने लगा। मैं तुमसे कह रही हूँ, लिन कैकाई उस समय स्वेच्छा से मेरे साथ आई थी। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो अकेले मेरे पास आओ, फिर भी थोड़ी शर्म के साथ मेरे पास क्यों नहीं आती? बगल में खड़ी हुई ने फैंग बे के बारे में ये बातें कही। विरोधी के हाथ से उसे धक्का लगा। ठीक है, असल में इन चीजों के बारे में पहले किसी को पता नहीं था और उसका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था। फैंग बे, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, वैसे भी मुझे शराब पीना नहीं आता, मैंने ये बात कह दी। डू हेंग थोड़ा गुस्सा हो गया, उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। एक जोरदार आवाज के साथ फैंग बे ने शराब का गिलास सीधे जमीन पर फेंक दिया और गाली गलौज करते हुए डू हेंग की ओर दौड़ा। दस्ते की नेता सोंग लिंग ने देखा कि स्थिति अनुकूल नहीं है और उसने तुरंत फैंग बे को पकड़ लिया। बूढ़े फैंग, भूल जाओ, डू हेंग को शायद शराब पीना नहीं आता, इसलिए दूसरों के लिए मुश्किलें मत खड़ी करो। जापान में उसका समय लंबा चलेगा, उसकी शांति भंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दाई हे के चेहरे पर थोड़ी सी तिरस्कार की झलक थी और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या ये जिले के बड़े बुजुर्ग होने की वजह से नहीं है पिताजी? कितनी बेवकूफ है, अगर तुम्हारे पिताजी न होते तो सोंग लिंग तुमसे शर्माती हुई दिखती। मजाकिया है। सब्जियां खा रही वेश याशान ने सब कुछ साफ साफ सुना, अपने हाथ में रखी बड़ी हड्डी नीचे रख दी और लू युआन के कान से सटकर धीरे से बोली, अभी अभी तुम्हारे बानहुआ ने कहा कि डैड डू हेंग जिला प्रमुख है। सचमुच? लू युआन भी हैरान रह गया, उसे सच में नहीं पता था कि डू हेंग के पास अभी भी उसके पिता है। ये सोचते हुए लू युआन ने डू हेंग की ओर एक नजर डाली। सोंग लिंग ने कुछ शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ डू हेंग से फुसफुसाते हुए कहा, डू हेंग, मैं चाचा से किसी और दिन मिलने आऊंगा और तुम आराम से खाना खा लेना। डू हेंग अभी भी प्राचीन कोई की तरह शांत दिख रहा था, लेकिन लू युआन देख सकता था कि वह अपने दिल में आग दबाए हुए था। मेरा पेट भर गया है, चलो अब चलते हैं। डू हेंग खड़ा हुआ और अपनी जेब से 500 युआन निकालकर मेज पर फेंक दिए। हम सचमुच जाओगे? खैर, यह उबव है, मैं उनसे बात नहीं कर सकती, इसलिए आप भी परेशान न हो। आप आराम से खाएं, बहन शियाशान का पेट शायद भरा न हो, इसलिए आप मेरे पीछे न आए। जैसे ही वह जाने लगा और मुड़ने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा, उसने लू युआन से कहा, घर की बाहरी दीवार पूरी हो चुकी है, बाकी तो बस बाहरी दीवार का काम बचा है। मैं वापस जाकर देख लेता हूँ, जब आपके पास समय हो तो आप भी देख लेना, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। लू युआन खड़ा हुआ और मेज पर बैठे लोगों से माफी मांगी और फिर वेश याशान को अपने साथ डू हेंग को विदा करने के लिए ले गया। धिक्कार है, पाखंडी, मैंने लू के साथ जो हुआ उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, ये उनने गुस्से में कहा। जब वेश याशान ने डू हेंग की निराशा देखी तो उसने भी धीमी आवाज में कुछ कहा, तुम्हारी कक्षा में ये पार्टी तो वाकई मजेदार है, ये लोग किस तरह के हैं? अरे दरअसल ये लगभग एक जैसा ही है, स्कूल छोड़ने के बाद ही आप प्रभावशाली बनते हैं। लू युआन को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि सतही दृश्य देखने वाले इन लोगों का भविष्य जल्द ही और भी दुखद होगा। प्रलय के दिन आने वाली आपदा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, सब बराबर हैं। वापस बॉक्स में आने पर सभी ने लू युआन की आंखों को अलग अलग नजरों से देखा, व्यंग्य, ईर्ष्या और जलन जैसी कई भावनाओं के साथ। यह एक खुशहाल सहपाठी समारोह का धुएंधार माहौल होना चाहिए था, लेकिन लू युआन ने बार में साथ जाने की अपनी योजना को रद्द कर दिया और शियाशान को अपने किराए के घर वापस ले गया। पूरी रात लू युआन को ज्यादा नींद नहीं आई, वह एक ही बात के बारे में सोचता रहा और वह वही बात थी जो उसने कुछ देर पहले डू हेंग से कही थी। लेकिन फिर मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि यह ठीक है। मैंने ज्यादा जानकारी नहीं दी और इसे किंगशुई शहर के लोगों की गुपचुप मदद माना जा सकता है। जहां तक डू हेंग के अपने पिता को इसके बारे में बताने की बात है, यह उनके बस की बात नहीं है। बेहतर होगा कि सब लोग पहले से तैयारी कर लें, अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह लू युआन ट्राम से अपने विला तक गया, पूरी दीवार बनकर तैयार देखकर वह बहुत उत्साहित हुआ। हालांकि मुझे निर्माण स्थल पर डू हेंग नहीं दिखी, इसलिए मुझे कुछ और चीजें खरीदने जाना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद दूर से कारों की तेज आवाज सुनाई दी और फिर कुछ सेमी ट्रेलर घर के पास आकर रुके। डू हेंग कार से बाहर कूद गया और उसने मजदूरों को सामग्री हटाना शुरू करने का निर्देश दिया। इतनी जल्दी आ गए, मुझे लगा था कि तुम 2 दिन बाद आओगे। डू हेंग सुरक्षा हेलमेट लेकर आया। हाँ, आपने मुझे कल ही आदेश दिया था, क्या मैं नहीं आ सकता? वैसे भी मुझे अपने घर को अच्छे से देखना है, पीछे से ये क्या क्या चीजें निकाली जा रही हैं? ओह, इस्पात कारखाने से खरीदी गई इस्पात की प्लेट अभी अभी तैयार हुई है और शीशे की परत चढ़ी फिल्म भी आ गई है। मुझे इन 2 दिनों में फिर से ओवरटाइम करना पड़ेगा। डू हेंग के चेहरे पर थकान के भाव स्पष्ट थे। धन्यवाद। लू युआन ने गर्मागर्म दूध वाली चाय की एक बोतल थमा दी। दोनों वहीं खड़े होकर व्यस्त श्रमिकों को बारी बारी से देखते रहे और लू युआन ने पूछा, क्या सच में आपके पिताजी मेयर हैं? क्या हम किंगशुई शहर के मेयर हैं? अच्छा, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इसकी सिफारिश करूं? उसके चेहरे पर अब भी हार के भाव थे। अरे, मुझे आपके जिले को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है पिताजी एल्डर, आपने इसका जिक्र पहले कभी क्यों नहीं किया? हे, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं अनिच्छा से ही सही उसे ढूंढ सकता हूँ।
हो, क्या बात है, मैंने कहा, तुम्हारा जीवन इतना कठिन क्यों है? तुम्हारा कोई ऐसा पिता क्यों नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके? और तुम इतने शक्तिशाली हो, कम से कम उस यूनिट के कमांडर इन चीफ तो बन ही सकते हो, बस तुम्हें उसमें ढूंढ दो। लू युआन वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि आज के इस दौर में, जहाँ पिता आपस में लड़ते रहते हैं, एक अच्छे पिता का होना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन डू हेंग ने इसके विपरीत रास्ता अपनाया और वह अद्वितीय था। कुछ नहीं, बस एक छोटी मोटी लड़ाई है। वो मुझे पसंद नहीं करता और मैं उसे पसंद नहीं करता। कॉलेज के दिनों से ही ऐसा चल रहा है, इस बारे में बात करने जैसा कुछ नहीं है। बोलते हुए डू हेंग उठे और स्थापना का मार्गदर्शन करने लगे। डू हेंग के आदेश पर एक विशाल क्रेन ने एक स्टील की प्लेट को उठाया और धीरे धीरे उसे दोहरी दीवार के अंतराल में गिरा दिया। फिर श्रमिकों ने उसे थोड़ा थोड़ा करके वेल्ड किया और फिर से कंक्रीट डाल दिया। शाम तक काम में व्यस्तता बनी रही, जब तक कि स्टील प्लेट लगाने का काम आखिरकार समाप्त नहीं हो गया और शेष ऊष्मा इंसुलेशन परत और सीसा प्लेटेड फिल्म को अगले दिन शुरू करने की आवश्यकता थी। उस ठोस दीवार को देखकर लू युआन के मन में यह विचार आया कि अगर तोप का गोला उसकी अपनी दीवार से टकराता है तो क्या वह इस ठोस दीवार को भेद पाएगा। लेकिन बात बस इतनी ही थी। लू युआन जानता था कि कोई भी गोला उसकी दीवारों पर नहीं गिरेगा। दुनिया के अंत के बाद सेना का हथियारों पर नियंत्रण काफी सख्त हो गया था। हर बंदूक और हर गोली का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य था। हालांकि सेना में अच्छे बुरे युद्ध का ज्ञान न रखने वाले कुछ लोगों के मन में हमेशा ये विचार रहते हैं, लेकिन बंदूक की मार से वे सब बेजान हो जाते हैं। लू युआन के सपनों में भी बंदूक फेंकने की घटनाएं शायद ही कभी घटी हों। हालांकि दुर्लभ घटना का मतलब यह नहीं है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कुछ हताश सैनिकों ने भोजन पाने के लिए सैनिकों को रोकने और मारने का जोखिम उठाया। ऐसे कुछ मामले भी सामने आए हैं और अंततः उन सभी को मृत्युदंड दिया गया। राज्यतंत्र की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन बंदूकें पाने का यही एकमात्र तरीका नहीं है। कयामत के आगमन ने लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। कुछ भूमिगत काला बाजार भी कभी कभार बंदूकें खरीदने का जरिया बन जाते हैं। इसलिए गोलाबारी की संभावना लगभग शून्य है, लेकिन लू युआन फिर भी तैयार है। उसका मकसद गोलीबारी से बचना नहीं, बल्कि चूहों से बचाव करना है। दुनिया के अंत के 6 महीने बाद लंबे समय तक प्रकाश और विकिरण फैलाने वाले उल्कापिंडों के कारण कुछ जीव पैदा हुए। इनमें से सबसे खतरनाक चूहा है। यह उन्नत चूहा कुत्ते से भी बड़ा है। यह सब कुछ खा सकता है और अत्यधिक भूख लगने पर इंसानों को भी खा जाता है। किंगशुई शहर में चूहों का आतंक था। आयरन मैन के नेतृत्व में उन्नत चूहों को 3 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। एक सप्ताह बाद पूरे घर की दीवारें पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। कुछ लाइनें और पाइप भी पूरे हो गए और श्रमिकों ने कमरे में पानी और बिजली का अंतिम निरीक्षण किया। भूरे रंग के असली पत्थर के पेंट से रंगी दीवार को देखते हुए लू युआन को अपने चेहरे पर एक गहरी सांस महसूस हुई। उसने जो सामान पहले खरीदा था वह किसी भी समय डिलीवरी के लिए तैयार है। अगर यहाँ सब कुछ ठीक से व्यवस्थित है तो वह वहाँ एक फोन कॉल करके तुरंत डिलीवरी की व्यवस्था कर सकता है। मुझे ये कहना होगा कि डू हेंग के प्रबंधन के साथ पूरे घर का निर्माण काफी तेजी से हुआ और आंतरिक सज्जा को पूरा होने में आधे महीने से भी कम समय लगा। घर में दुर्गंध को रोकने के लिए लू युआन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी फर्नीचर को डीएल्डिहाइड उपचारित किया गया है और उन्हें स्थानांतरित करने के बाद सीधे उपयोग किया जा सकता है। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड के शरीर पर प्रभाव पड़ने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉस वांग, मेरे सारे घरेलू उपकरण और फर्नीचर मुफ्त में दिए जा सकते हैं। जी हाँ, ये सब किंगशुई शहर के नए औद्योगिक क्षेत्र में ही है। जी हाँ, आप इन्हें यहाँ ले आइए। भाई चेन, मैं लू युआन हूँ। हाँ, घर का जीर्णोद्धार हो गया है और सामान लोड करने की व्यवस्था की जा सकती है। निर्देशक लियू, क्या खाना तैयार है? ठीक है, इसे यहाँ ले आइए। वैसे अनाज भंडार तैयार है, चिंता मत कीजिए। लू युआन विक्रेता को फोन करके डिलीवरी शुरू करने के लिए सूचित करने में व्यस्त था। लगभग 1 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार डिलीवरी हो गई। लू युआन को आखिरकार राहत मिली। एक और दिन बीत गया और गोदाम तरह तरह के सामानों से भर गया था। अपनी जरूरत की चीजें आसानी से ढूंढने के लिए लू युआन ने सामान रखने के लिए कुछ अलमारियां भी खरीद ली। रात के 10 बजे भी लू युआन गोदाम में बैठकर सामान की सूची बना रहा था। सामान की अधिकता के कारण डिलीवरी सूची 1 मीटर लंबी हो गई थी। 10 टन चावल, 10 टन आटा, 1 टन सोयाबीन का तेल, 10 टन अन्य अनाज, 200 किलो नमक, 200 किलो चिकन शोरबा, 100 डिब्बे हल्का सोया सॉस और बाल्समिक सिरका, 500 किलो सूखे नूडल्स, 100 किलो चौड़े नूडल्स, 100 डिब्बे विभिन्न प्रकार के इंस्टेंट नूडल्स, 500 बोतल शराब, 1000 बोतल बियर, 200 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के सूखे मसाले, 2 डीजल इंजन, 2 गैसोलीन इंजन, 3 इलेक्ट्रिक आरी, 10 अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक ड्रिल। कार्य दिवसों में लू युआन रात 11 बजे सो जाता था, लेकिन उस रात वह पूरी रात सामान गिनने में व्यस्त रहा और जब वह तहखाने से बाहर आया तो सुबह के 5:30 बज चुके थे। एक व्यस्त रात के बाद लू युआन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और खाना मंगवाया क्योंकि वह सचमुच हिलना नहीं चाहता था। घर में एक विशेष रूप से निर्मित बख्तरबंद दरवाजा था जो दरवाजा आने तक पूरी तरह से ठीक था। लू युआन ने दरवाजा आने से पहले पेड़ लगाना शुरू कर दिया था। फलदार वृक्षों के बाजार से खरीदे गए छोटे पेड़ के पौधे आकार में काफी तेजी से बढ़े हैं और कुछ पेड़ों ने तो फल भी देना शुरू कर दिया है। उसके सामने लगे पौधों को गिनने पर पता चलता है कि कुल मिलाकर 30 से अधिक पेड़ हैं। यहाँ कई तरह के फलों के पेड़ मौजूद हैं। आम, सेब, नाशपाती और आड़ू के अलावा लू युआन ने एक खजाने से कुछ विदेशी फलों के पेड़ भी खरीदे हैं, जैसे थाई आम, थाई ड्यूरियन, थाई मैंगोस्टीन। ये सवाल उठना लाजिमी है कि ये सभी थाई ही क्यों है, क्योंकि यहाँ फलों के पेड़ों की इतनी विविधता है। नए साल का दिन शियाशान ने अतिरिक्त समय तक काम किया और जिन चीजों के लिए वह पहले बाहर जाकर खेलना चाहती थी वे भी उससे छूट गईं। समय बहुत तेजी से बीतता है और 2025 पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। लालटेन महोत्सव के अलावा नववर्ष के दिन कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करनी है। उदाहरण के लिए, एक खाद्य कारखाने द्वारा उत्पादित भोजन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने के कारण 6000 टन संपीड़ित खाद्य पदार्थों को अलमारियों से हटाकर समीक्षा के लिए ले जाया गया। संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण के बाद समीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। एक अन्य उदाहरण के तौर पर एक सुअर फार्म में अज्ञात प्रकार का बर्ड फ्लू पाया गया। फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए सभी सुअरों को अलग कर दिया गया और वायरस की पुष्टि होने तक परीक्षण के लिए सीलबंद कर दिया गया। एक अन्य उदाहरण के लिए, चूंकि एक निश्चित इंस्टेंट नूडल फैक्ट्री द्वारा अयोग्य परिरक्षकों का उपयोग करने की सूचना मिली थी, इसलिए संबंधित विभागों ने सभी अयोग्य इंस्टेंट नूडल्स को जब्त कर लिया, जिनकी कुल संख्या 100,000 बॉक्स थी। संक्षेप में कहें तो हर तरह का खाना जब्त कर लिया गया है। इसके पीछे का कारण जानकर लोग बेहद हैरान हैं।
टीवी बंद करने के लिए हाथ उठाते हुए लिन चेन सोफे पर लेटा हुआ सूखी शकरकंद चबा रहा था और अपने जीवन का हिसाब लगा रहा था। 3 मार्च को लालटेन महोत्सव है। अभी 2 महीने बाकी हैं। चलिए इसे मनाते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं। इन सब के अलावा इस दौरान लुयुआन समय समय पर स्पार को बाहर निकालता और हर दिन उसे देखता रहता था। आखिरकार हुआंग तियान का प्रयास सफल रहा और उसे 2 उन्नत स्पार फिर से मिल गए। अब उसके आयामी स्थान का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, लेकिन एसेंशियल ग्रेड स्पार लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है। कस्टम निर्मित बख्तरबंद विशाल लोहे का गेट आखिरकार आ गया है और अस्थायी रूप से स्थापित टूटा हुआ लोहे का गेट आखिरकार सम्मानजनक रूप से हटाया जा सकता है। 5 मीटर लंबे ट्रक ने एक भारी लोहे का गेट खींचकर लुयुआन के नए घर तक पहुंचाया। क्या बॉस लू यहाँ है? आपका मनचाहा लोहे का गेट आ गया है। किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर लुयुआन जल्दी से घर के पीछे वाले सब्जी के खेत से बाहर निकल आया। घर के अलावा, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर से अधिक है, 300 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र विभिन्न फसलें उगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। घर के पीछे के दर्जनों वर्ग मीटर में सब्जियां उगाई जाती हैं और घर के सामने सभी प्रकार के फलों के पेड़ लगाए गए हैं। लुयुआन ने सामने के आंगन में 50 वर्ग मीटर से अधिक का एक मछली तालाब भी विशेष रूप से बनवाया और उसमें से कुछ मछलियां लाकर तालाब में डाल दी। आमतौर पर मछलियों को पानी बदलने के बाद अनुकूलन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तालाब में मछलियों का व्यवहार अलग होता है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह वही जगह है जो मेरा अपना घर है, और जब मैंने जगह बदली तो वही उल्लास का अनुभव हुआ और मछलियां लगातार तालाब से बाहर उछल रही थीं। लुयुआन ने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और कारीगर ने गेट लगाना शुरू कर दिया। बख्तरबंद गेट के भारी वजन के कारण उसे उठाने के लिए केवल वाहन पर लगे क्रेन का ही उपयोग करना पड़ा। थोड़ा पानी लेना और सिगरेट के कुछ पैकेट निकालना दयालुता का प्रतीक माना जाता था। कई उस्तादों ने भी लुयुआन को खुशी से धन्यवाद दिया जब उन्होंने देखा कि 1 फुट या 2 फुट लंबी कोई मछली लगातार पानी से बाहर आ रही थी। बॉस, आपकी काप मछली तो बहुत ही बुद्धिमान है। मैंने इतनी बड़ी कोई मछली कभी नहीं देखी। लुयुआन मुस्कुराया। बेशक, इससे भी बड़ी मछलियां हैं जिन्हें अभी तक निकाला नहीं गया है। ये हल्की बारिश है और 2 मीटर लंबी बड़ी काप मछली अभी भी पानी के नीचे डूब रही है। इंस्टॉलर को विदा करने के बाद लुयुआन ने अपने हाथ से बख्तरबंद दरवाजे की रेखाओं को धीरे से सहलाया। डू हेंग के अनुसार इस दरवाजे को लोहे से भी रोका जा सकता था और बिना चाबी के अंदर जाना असंभव था। हालांकि इसकी कीमत भी काफी अधिक थी। लुयुआन को एक दरवाजे के लिए लगभग 300,000 रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन दरवाजा देखने के बाद लुयुआन का नजरिया बदल गया। एक अच्छे परिवार का दरवाजा भी अच्छा ही होता है। अब आंगन के बाहर 3 मीटर ऊंची दीवार है जिसके ऊपर हाई वोल्टेज बिजली के तार लगे हैं और कमजोर लोग सचमुच अंदर नहीं जा सकते। मौसम दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा है। लगभग फरवरी का महीना आ गया है और नया साल आने में अब आधा महीना बाकी है, जिसका मतलब है कि दुनिया का अंत शुरू होने वाला है। उस जगह के पौधों को संवारने के अलावा लुयुआन प्रतिदिन जमीन जोतता था। उसकी मेहनती खेती का नतीजा ये हुआ कि अब छोटा सा आंगन पक्षियों और फूलों से भरा हुआ है और वहां से गुजरने वाला हर कोई रुककर उन्हें देखता है और फिर आह भरता है। अभी तो बसंत शुरू ही नहीं हुआ, अबाबिल वापस क्यों उड़ रहे हैं? जी हाँ, बाहर कड़ाके की ठंड है और 0 से 10 डिग्री नीचे का जमा देने वाला तापमान सड़क को मुश्किल बना रहा है। सड़क पर पैदल यात्री लगभग जितनी तेजी से चल सकते हैं चल रहे हैं, लेकिन लुयुआन में पहले से ही थोड़ी सी बसंत की रौनक है। आंगन की ऊंची दीवार बाहर की ठंडी हवा को रोकती है और अंदर लगे फलदार पेड़ और फूल आंगन को ढक लेते हैं। घर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए कई पक्षी यहाँ घोंसला बनाने और बसने के लिए आकर्षित होते हैं। 22 जनवरी को शियाशान के जन्मदिन पर लिन चेन ने उसे एक सरप्राइज देने का फैसला किया, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने फोन करके उसे पहले ही एक सरप्राइज दे दिया। भागने की कोशिश करते समय चेन चांगहे को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रतिरोध करने पर उसे मौके पर ही मार दिया गया। चेन हान भाग निकला, पता नहीं वह कहाँ गया। वह अभी भी वांछित अपराधियों की सूची में है। हालांकि उनके पिता और पुत्र के भाग्य का अनुमान बहुत पहले ही लगाया जा सकता था, लेकिन लुयुआन को जब यह खबर व्यक्तिगत रूप से सुनने को मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। अहम पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लुयुआन को लगा कि अब अपने परिवार को वापस ले जाने का समय आ गया है। क्या बात है? अच्छा है या बुरा? पिताजी लू ने सतर्कता से पूछा। अपने बेटे के लिए उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सके। अच्छी बात है, मैंने एक घर खरीद लिया है और मैं तुम्हें, माँ और दादा दादी को यहाँ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आखिरकार मैंने घर खरीद ही लिया, लेकिन मुझे किंगशुई शहर में रियल एस्टेट की कीमतों का तो पता ही है। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उनसे मैं एक छोटा सा तीसरा कमरा खरीद लूंगा। तुम्हारी माँ और मैं कोई झंझट नहीं करेंगे। पापा लू आधी जिंदगी से घर की साज सज्जा का काम कर रहे हैं। किंगशुई शहर में घरों की कीमतें भी उन्हें अच्छी तरह पता है। भले ही तोड़फोड़ के लिए 10 लाख युआन से ज्यादा रकम मिल गई हो, लेकिन किंगशुई शहर में घरों की कीमतें 10,000 युआन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। एक छोटा सा 3 बेडरूम वाला घर खरीदने के बाद उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी और अब तो पैसे ही नहीं बचेंगे। नहीं, यह कोई छोटा 3 बेडरूम वाला घर नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक छोटा 3 बेडरूम वाला घर नहीं है। यह 700 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल और 400 वर्ग मीटर से अधिक के भवन क्षेत्र वाला 3 मंजिला आलीशान घर है। तो शियायुआन, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हारे पास बात करने का समय हो तो तुम्हारे चाचा फेंग ने मुझे मदद के लिए बुलाया है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। पिताजी तो यहाँ बिल्कुल लाचार है, तो चलिए माँ से शुरू करते हैं। ये क्या तुमने इसे खरीदा? वे शियाशान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्रेमी अभी भी एक छुपा हुआ स्थानीय तानाशाह है। इतना बड़ा घर तो बहुत महंगा ही होगा। बेशक, चाबियां यही हैं। लुयुआन को पहले से ही शियाशान के चेहरे के भाव की कल्पना हो रही थी। आखिरकार वह अपनी प्रेमिका पर 4 अंकों से ज्यादा रकम खर्च नहीं करता, लेकिन अब लगता है कि उसे इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा है। लुयुआन, क्या तुमने कुछ बुरा किया है? क्या तुमने किसी का खून किया है या बैंक लूटा है? जल्दी से भाग जाओ। शियाशान थोड़ा उत्तेजित हो गई। लुयुआन को घर के अंदर खींच लाई और दरवाजा बंद करने से पहले उसे ध्यान से देखने के लिए कहा। लुयुआन मूर्ख था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी प्रेमिका ऐसा क्यों सोच रही है। हाँ, शियाशान, तुम मुझे बहुत ऊंचा समझती हो, बिल्कुल मेरी तरह। अगर मैं बैंक लूट लूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा देख पाऊंगा? लुयुआन को लगा कि वह अभी भी अपनी प्रेमिका की बराबरी नहीं कर पा रहा है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जियाओशान को इस बात पर यकीन हो गया। लुयुआन को इस बात से बेहद खुशी है कि शियाशान को यह विला बहुत पसंद है, खासकर रसोई में काम करना। जब भी उसे रसोई में जाने का समय मिलता है, लुयुआन, जो अपने 2 लोगों के साथ छोटी सी दुनिया में डूबा रहता है, खुशी से झूम उठता है। लुयुआन को जलन हो रही थी,
हाँ, ये रसोई का सिरका ही था। बेहद घबराई हुई शियाशान को इस बात की परवाह नहीं है कि विला में इतना सारा खाना क्यों है, और वह फ्रिज में रखी सारी पत्ता गोभी, गाजर और खीरे का अचार बनाने की धमकी भी दे रही है। घर पर उसके पास समय नहीं है, कहीं से कुछ मिल भी नहीं रहा, मौका मिलना मुश्किल है। जाहिर है मुझे और खाना लाना ही होगा। रात्रि भोज का समय। शुभ संध्या दोस्तों, आज 7 फरवरी 2026 है और नववर्ष आने में 10 दिन शेष है। आप सभी को नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। शाम की खबरों में विशेषज्ञों ने बताया कि लालटेन महोत्सव के आसपास दिखाई देने वाली प्लैनेट बेल्ट का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। संबंधित सरकारी विभागों ने लोगों के उत्पादन और जीवन पर कोई असर न पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में जल मौसम विज्ञान विभाग ने एक पूर्व चेतावनी जारी की है। प्लैनेट बेल्ट के प्रभाव के कारण लालटेन महोत्सव से पहले और बाद में देश के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। उस समय आम जनता से अनुरोध है कि वे पानी की कमी से बचने के लिए आपातकालीन तैयारियां कर लें। लुई युआन ने मन ही मन इन खबरों को बुदबुदाया। देश ने इस तरह की खबर क्यों जारी की, ये तो उन्हें पता ही होगा, लेकिन जिस गंभीरता से इसे खबर दी गई उस पर कोई खास सवाल नहीं उठा। यह आम दिनों की खबरों जैसी ही थी, लेकिन क्या इससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो सकता था, यह स्पष्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर वे शियाशान को टीवी पर खबर सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। वह अपने मोबाइल फोन को पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी, मानो उसे पता ही न हो कि वह क्या कर रही है। इस समय शियाशान ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए अपने मुंह को ढक लिया। लुई युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि धरती इतनी छोटी है कि मेरी चाची की बेटी तुम्हारे गांव में वांग डैंग को जानती होगी। वैसे वांग डैंग कौन है? वांग डैंग। लुई युआन ने कुछ देर सोचा। वांग डैंग नाम जाना पहचाना था, लेकिन उसे कुछ देर से याद नहीं आ रहा था। क्या हुआ, तुम्हारा चचेरा भाई वांग डैंग को जानता है? तुम्हें कैसे पता चला? देखो, मैंने अभी अभी दोस्तों का एक सर्कल बनाया था और मेरी चचेरी बहन ने मुझसे पूछा कि यह कहाँ है। तब मैंने उसे बताया कि वह तुम्हारे गांव में वांग डैंग को जानती है। शियाशान ने संदेश भेजते हुए जवाब दिया। लुई युआन की बात सुनने के बाद उसने तुरंत फोन चालू किया और देखा कि शियाशान के मोमेंट्स ने आधे घंटे पहले एक मोमेंट्स पोस्ट किया था। दोस्तों के कुछ पल ऐसा ही संदेश देते हैं। शियाक्सिन का घर बुरा नहीं है, मेरा अचार का सपना आखिरकार सच हो गया, धन्यवाद पतिदेव। ओह, उसके दिल में एक आहट थी। लुई युआन का दिल ठीक नहीं था। अगर यह वांग डैंग सचमुच गांव का है तो उसके अपने विला में जरूर तूफान आएगा और फिर 7 चाचियों और 8 चाचियों को इसकी कोई चिंता नहीं रहेगी। शियाशान, तुमने अभी मोमेंट्स में जो पोस्ट किया है उसे डिलीट कर दो। क्यों? शियाशान को समझ नहीं आया। धन का खुलासा नहीं किया जाता, आप नहीं चाहेंगे कि हमारी कमी महसूस हो? अरे बाप रे, अरे मुझे जल्दी याद मत दिलाओ, लगभग कुछ गलत कर बैठी थी, मैं इसे डिलीट कर दूंगी। इसके बाद मैंने दोस्तों के सकल को डिलीट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अच्छी बातें कभी खत्म नहीं होती और बुरी बातें हजारों मील दूर तक फैल जाती है। हालांकि लुई युआन के लिए घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसे याद रखा जाएगा, खासकर दुनिया के अंत के इस समय में। जितना कम प्रचार होगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। अगली सुबह तड़के लुई युआन को उसके पिता का फोन आया। शाओ युआन, तुमने विला कब खरीदा? विला खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? क्या तुमने कुछ गैर कानूनी काम किया? पिताजी थोड़े चिंतित थे और उन्होंने कई सवाल पूछे। पिताजी, मेरी बात सुनिए, यह वह विला है जिसे मैंने अपने पैसों से बनवाया है और यह हमारे घर को गिराने से मिले पैसों से बना है। बदबूदार लड़के, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। पापा तो पूरी जिंदगी घर की मरम्मत का काम करते रहे हैं, क्या तुम्हें अपने घर की कीमत नहीं पता? सच में, क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? लुई युआन के पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। आजकल पैसा कमाना मुश्किल है, अगर इस आकार का विला भी बनवाया जाए तो 10 लाख युआन से ज्यादा खर्च होंगे, और उस विशाल खुली रसोई की तो बात ही छोड़ो जो शाशान ने दोस्तों के बीच दिखाई थी। कुछ समय पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ समुद्री भोजन का कारोबार किया था और खूब पैसा कमाया था, इसी से मुझे यह घर मिला। पिताजी, चिंता मत कीजिए, आपके बेटे में इतनी काबिलियत कैसे आ सकती है? ओह, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ कि तुम भी ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, गांव वालों ने हाल ही में बताया है कि आपातकालीन जल योजना जारी कर दी गई है, उस पर पैसे खर्च मत करो और पानी और खाना खरीद लो। ऐसा लगता है कि इस घटना ने जनता की प्रतिक्रिया को पहले ही जगा दिया है। जो लोग माता पिता की तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते, वे भी भोजन और पानी की व्यवस्था करना जानते हैं। दुनिया का अंत शुरू होने वाला है। लुई युआन को अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, अन्यथा अगर वे सचमुच प्रभावित हुए तो स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से अपनी मां को फोन किया। सच कहूं तो परिवार आखिरकार चीनी नववर्ष के लिए लुई युआन आने को राजी हो गया, लेकिन दादाजी अभी भी परिवार में मौजूद 1 दर्जन से अधिक भेड़ों और मुर्गियों के बारे में सोच रहे थे। दादी जी बहुत सकारात्मक थी। पिछली बार जब मैंने शियाशान को देखा था तो उन्हें यह सब इतना पसंद आया था कि उन्होंने कहा था कि वह दामाद को अच्छे से देखने आना चाहती है। जैसे जैसे चीनी नववर्ष नजदीक आ रहा था, टिकटों का पता लगाना विशेष रूप से मुश्किल होता जा रहा था। मूल रूप से उसने उसी रात अपने परिवार को लेने वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन टिकट बुकिंग प्रणाली अस्थायी रूप से ठप हो गई थी। लुई युआन देर रात तक अपने मोबाइल फोन को देखता रहा और 3 दिन बाद टिकट ब्लैक करने वाले से एक महंगा टिकट खरीदा। अगली रात शियाशान खनिज पानी से भरे 2 बैग लेकर विला में आई। अरे छोड़ो भी, सुपरमार्केट में बहुत भीड़ है और पानी खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। मैंने 1 घंटे में मिनरल वाटर की 30 बोतलें खरीदी। घर पहुंचकर शियाशान ने मिनरल वाटर की बोतलें रसोई में रख दी, फिर अलमारी में रखे पानी के डिब्बे को देखकर सोफे पर बैठ गई और शिकायत करने लगी। कोई बात नहीं, पानी की कमी नहीं है, इतना पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है। लुई युआन ने रसोई में रखी मिनरल वाटर की 30 बोतलों को देखा और सिर हिलाया। तहखाने के बगल में 2 विशाल पानी के टैंक बनाए गए थे, जो बहुत पहले पानी से भर दिए गए थे। पूरे 200 टन पानी, जो एक परिवार के लिए लंबे समय तक रहने के लिए पर्याप्त था। शियाशान ने थोड़ी तकलीफ के साथ कहा, अभी सब लोग पानी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। मैंने सुना है कि कुछ समय के लिए पानी की आपूर्ति सीमित हो सकती है, इसलिए पहले से तैयारी कर लें। आपको भी यहाँ ज्यादा पानी तैयार रखना चाहिए, यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। रात के खाने के बाद लुई युआन शियाशान के घर 30 बोतल मिनरल वाटर लेकर आई। अब उसे भी घर में पानी जमा करना चाहिए। फिलहाल उसके घर में पानी की कोई कमी नहीं है। आखिरकार जब वह चली गई तो शियाशान ने पानी वापस भेज दिया। बस में जो कुछ सुनाई दिया वो पानी के विषय पर ही था। अरे मुझे पता था कि मैं कुछ पानी पहले ही खरीद लूंगी, पानी अब बहुत महंगा हो गया है।
पहले सेस्टबोन की एक बोतल 2 युआन की मिलती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 5 युआन हो गई है, जो उस दर्शनीय स्थल की कीमत के बराबर है। सरासर धोखा है। आप संतुष्ट हैं? मैं तो 1.5 घंटे तक सुपरमार्केट में पानी खरीदने के लिए लाइन में खड़ी रही। जब मैं वहां पहुंची तो पानी नहीं था और मुझे बहुत गुस्सा आया। कोई बात नहीं, कल वापस आना, मीटिंग में जल्दी पहुंचना और मैं तुम्हें बाद में पानी की कुछ बोतलें भेज दूंगा। बस में बैठे 2 युवा प्रेमी आपस में फुसफुसा रहे थे। देखा, अब पानी मिलना मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बाद तुम सुपरमार्केट जाकर पानी चेक करोगे और खरीद लेना। हमारा घर बड़ा है और सजावट करने से कोई नुकसान नहीं होगा। लू युआन ने सिर हिलाया और लौटने पर उसने सुपरमार्केट में क्या हो रहा है ये देखने की योजना बनाई। कार से उतरने के बाद मैं लगभग 10 मिनट तक चलकर शियाशान के घर पहुंचा। लगभग 9 बज गए हैं, मेरे माता पिता अभी तक क्यों नहीं आए? शियाशान ने दरवाजा खोलते हुए बुदबुदाया। आमतौर पर उसके माता पिता को इस समय घर पर होना चाहिए था, लेकिन घर में बत्ती नहीं थी। शायद अंकल आंटी भी पानी खरीदने जा रहे हैं। हाँ, पहले अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। लू युआन ने चुपके से शियाशान के नितंब पर थपथपाया, जिससे उसने अपनी आंखें घुमाई। अचानक उसके पीछे से खांसने की आवाज आई। लू युआन डर के मारे अपना सिर घुमाकर देखने लगा और उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक काली कार से उतरते देखा। शियाशान ने घबराए हुए चेहरे से उसका अभिवादन किया और असंतुष्ट होकर कहा, पापा, आप रात में कार में क्या कर रहे हैं? यह डरावना है। पिताजी, ये टूट गया है। ये ससुर जी है। अभी अभी जो थप्पड़ पड़ा है वह साफ दिखाई दे रहा होगा। निश्चित रूप से शियाशान के पिता ने लू युआन को एक उदास भाव से घूरा, मानो लू युआन को चेतावनी दे रहे हो। मेरी माँ और मैंने दोपहर में कारखाने से पानी रखने की 2 बाल्टियां मंगवाई थी। कारखाना सामान पहुंचा रहा है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्या ये लड़का तुम्हारा प्रेमी है? उसने लू युआन को गुस्से से देखा। श्याओ शान ने जल्दी से लू युआन को अपनी ओर खींचा और धीरे से कहा, पापा, टल्ड लोगों को डराओ मत। लू युआन पानी भी लाया है। लू युआन, ये मेरे पापा हैं। अंकल बहुत अच्छे हैं। लू युआन ने अपना सिर नीचे कर लिया और शियाशान के पिता की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। दबाव बहुत ज्यादा था। यह पहली बार था जब उसने बूढ़े आदमी को देखा था और उसने बिना किसी रोक टोक के उसके सामने अपनी बेटी के नितंबों पर थपथपाया था। यह सब शियाशान के पिता की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। बूढ़े आदमी ने नाक से जोर से सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, अंदर जाओ। लेकिन लू युआन ने जो स्पष्ट रूप से देखा वह यह था कि वह पलटवार करने और तुमसे हिसाब बराबर करने का इंतजार करेगा और मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत करेगा। लू युआन पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन तब वे सब चुपके से तब आए थे जब शियाशान के माता पिता घर से बाहर थे। इस बार उसे नेक और ईमानदार लोगों ने आमंत्रित किया था। जब वह बैठक कक्ष में पहुंचा तो लू युआन सीधा बैठ गया और निर्देश की प्रतीक्षा करने लगा। शियाशान के पिता ने चुपके से दरवाजे की ओर देखा और फिर सोफे के पीछे से आधा चीन बाहर निकाला। अरे वाह, इतना रहस्यमय क्यों हो? लू युआन को थोड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अचानक खुद को रोक लिया। क्या आप धूम्रपान कर सकते हैं? बूढ़े आदमी द्वारा दी गई सिगरेट देखकर लू युआन हिचकिचाया और उसे ले लिया। वह सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन शाशान ने उसे सिगरेट पीने से रोकने के लिए 5 आवेदन दिए थे। बाद में उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन इस बार बूढ़े आदमी द्वारा दी गई सिगरेट की वजह से ऐसा हुआ। धन्यवाद अंकल। सिगरेट मिलने के बाद लू युआन ने बुजुर्ग के लिए भी एक सिगरेट जलाई और दोनों बिना बात किए सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। इसी दौरान दरवाजे के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे जियांगो, मैंने तुम्हें पानी की बाल्टी लाने वाले मालिक का इंतजार करने के लिए बाहर कहा था, तुम घर क्यों लौट गए? सच में समझाओ कि तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। जैसे ही वहां से आवाज आई, मैंने एक अधेड़ उम्र की महिला को सिर पर एक बड़ा सा स्क्रॉल लिए हुए अंदर आते देखा। लू युआन ने उसे देखा था। वह उसकी सास थी। जब वह शियाशान के घर आई थी तो उसने दीवार पर लगी शादी की तस्वीर में उसे देखा था। उसकी सास एक शानदार युवा लड़की है और उसके और सामने खड़ी अधेड़ उम्र की चाची के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। खांसी, अच्छी चाची। लू युआन ने झट से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझाई और उठकर बोला। और बगल में बैठा बूढ़ा आदमी अचानक दरवाजे से अंदर आई बहू को देखकर इतना डर गया कि उसने झट से अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझा दी और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव झलक उठे। अरे, ये तो श्याओ युआन है। हाँ, मैं हमेशा श्याओ शान को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुनता रहता हूँ। उफ, ये नौजवान वाकई प्रतिभाशाली है। कहते हैं कि सास अपने दामाद को जितना देखती है उतना ही पसंद करने लगती है। इस बार लू युआन ने वाकई गहरी समझ दिखाई है। शियाशान के पिता के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर सास ने अभी अभी कार में जो दृश्य देखा होता तो शायद उसका भी यही हाल होता। लू युआन कुछ देर तक झिझकती रही। इस दौरान सास ने बूढ़े आदमी को तिरछी नजरों से देखा। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, उसने बूढ़े आदमी को बोलते सुना, अरे, तुमने कहा था कि जवान और युवा आजकल बहुत अच्छे हैं। लू युआन, अगर मैं तुम्हें पहली बार घर आते हुए न देखती तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर बात करती। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए आगे से धूम्रपान मत करना। सिगरेट दूर रख दो। लू युआन वहां बेवकूफ की तरह बैठा है। क्या मामला है? जाहिर है तुमने जो सिगरेट दी थी उसी की वजह से। जैसे ही वह अपना बचाव करने वाला था, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने अपना कंधा जोर से दबा दिया। लाओ झांगरेन ने सिगरेट अपनी जेब में भरते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अभी सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तुम नहीं चाहोगे कि मैं शियाशान को उसकी माँ के बारे में बताऊं? खतरा, चिगोगो का खतरा। लू युआन, भला ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो अपनी मर्जी से खतरों को सहन कर सके? माँ, मुझे माफ करना, मैं भी सहयोगवश शियाशान की मदद करने यहाँ आ गया था। यह सिगरेट असल में पानी की बाल्टी लगाने वाले कारीगर के लिए थी और सहयोग से चाचा जी से मिल गई। मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, लू युआन मान गया। वह अब भी शियाशान से शादी करने का इंतजार कर रहा है। अगर इससे बूढ़े आदमी को बुरा लगा तो शादी का मामला बिगड़ सकता है। वहां शौचालय से बाहर निकली शियाशान ने लू युआन को गुस्से भरी नजरों से देखा और मैदान का चक्कर लगाया। आधी रात के 11 बजे तक कड़ी मेहनत करने के बाद 1000 लीटर से अधिक क्षमता वाले 2 बड़े पानी के टैंकों की स्थापना पूरी हो गई। बूढ़े झांगरेन ने सिगरेट और पानी देकर श्रमिकों का अभिवादन किया, लेकिन लू युआन के प्रति उनका रवैया काफी नर्म हो गया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने दामाद को सबके सामने गर्व से दिखाया। 3 दिन बाद लू युआन सुबह सुबह कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया, लेकिन सुपरमार्केट में भीड़ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लोगों की लंबी कतार सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे तक लगी हुई थी। कुछ दैनिक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर खाने पीने के सामान वाले सेक्शन से लगभग सारा खाना और पानी गायब हो चुका था। वहां सुपरमार्केट के कर्मचारी सामान लोड करने की तैयारी कर रहे थे कि दादा दादी के एक समूह ने कोका कोला की एक कार्ट को शेल्फ पर रखने से पहले ही उसे खाली कर दिया।
धत तेरे की, इतनी गर्मी है क्या? कयामत तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। लू युआन ने आह भरी और लंबी कतार से बाहर निकल गया। रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान खरीदने का उसका पहले से तय प्लान धराशायी हो गया। चीनी नववर्ष नजदीक आ रहा है और बहुत से लोग घर लौट रहे हैं। किंगशुई शहर के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठने की जगह नहीं है और ट्रेन के चलने का इंतजार करते लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। शाम के 6 बज चुके हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे कई लोगों को भूख लग रही है। उन्होंने इंस्टेंट नूडल्स तोड़कर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी लेने के लिए पहले से ही लंबी कतार लगी हुई थी। स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों ने तेज हॉर्न बजाकर और जोर जोर से चिल्लाकर वहां व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। सभी लोग लाइन में खड़े रहें, लाइन तोड़कर आगे न बढ़ें। हर व्यक्ति को इंस्टेंट नूडल्स की 3 बाल्टियां ही मिलेंगी। भीड़ न लगाएं और काम में सहयोग करें, धन्यवाद। चेहरे पर उत्साह का भाव लिए एक 13 या 14 साल का लड़का इंस्टेंट नूडल्स की 2 बाल्टियां लेकर दौड़ता हुआ वापस आया। मम्मी, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, फिर पापा और मैं दोबारा लाइन में लग जाएंगे। किनारे से ये सब देखते हुए लू युआन अचंभित रह गया। क्या आपके 3 लोगों के परिवार के लिए 3 बाल्टी इंस्टेंट नूडल्स खाना काफी नहीं है? वहां बैठी अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराई और बगल में बैठे व्यक्ति की ओर देखकर बोली, क्या आपको इंस्टेंट नूडल्स चाहिए? सीमित स्टॉक, 50 युआन प्रति बाल्टी, वीचेट अलीपे से भुगतान करें। किनारे पर खड़े लोगों ने उनके अनैतिक व्यवहार की शिकायत करना शुरू कर दिया। हालांकि रेलवे स्टेशन पर गर्म पानी की असीमित आपूर्ति है, फिर भी कई लोग भूखे हैं और कुछ लोगों ने कालाबाजारी का धंधा शुरू कर दिया है, जो असहनीय है। लू युआन अकेले आए थे और उनके पीछे लंबी कतार लगी हुई थी। अगर उन्हें जाना पड़ा तो उन्हें दोबारा कतार में लगना ही पड़ेगा। उनके पास खड़े रहने का टिकट था और देर होने पर शायद उन्हें बैठने की जगह भी न मिले। मुझे एक कॉपी लाओ। जब लू युआन आया तब तक 4 बज चुके थे। 1 घंटे से ज्यादा समय तक सुपरमार्केट में धक्का मुक्की करने के बाद भी वह कुछ नहीं खरीद पाया था। अब भूख से उसका सीना फूल रहा था। किनारे पर खड़े कई लोगों ने उन्हें समझाया, युवक, आप उन्हें इतना लाड़ प्यार नहीं दे सकते। आमतौर पर इंस्टेंट नूडल्स की एक बाल्टी $10 से अधिक की होती है और वह इसे $50 में बेच रही है। यह बहुत ज्यादा है। हाँ, शुरुआती वर्षों में इस तरह के सट्टेबाजी वाले व्यवहार पर बहुत पहले ही रोक लगा दी गई थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने भी गुस्से से कहा, रिपोर्ट करो, तुम्हें रिपोर्ट करनी ही होगी, यह एक मानवीय मामला है। बगल में बैग लिए हुए उस व्यक्ति ने भी गुस्से से कहा। लू युआन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। भूख लगने पर उसे खाना ही था, दूसरों की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पेट भरना ही सबसे जरूरी था। हालांकि उसे इस तरह की अटकलबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। आखिरकार ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन लू युआन ने पहले योजना बनाई थी कि ट्रेन में चढ़ने से पहले अगले कुछ स्टेशनों पर किसी से सीट मांगकर आराम कर लेगा। उसे यह एहसास नहीं था कि ट्रेन पहले से ही खचाखच भरी है, तो सीट कैसे मिल सकती है। बैठने की कोई जगह नहीं है। ट्रेन के डिब्बे के 2 हिस्सों के जंक्शन पर खड़े होकर आराम करने के अलावा फिलहाल और कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि यह थोड़ा खुला खुला है, लेकिन आरामदायक नहीं है। चूंकि यह धूम्रपान क्षेत्र और शौचालय दोनों है, इसलिए लू युआन ने नाराजगी जताते हुए इसे बर्दाश्त किया। जब कोई व्यक्ति उब जाता है तो वह हमेशा दूसरों से बातचीत करने के बारे में सोचता है। लू युआन का बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसके मुंह में तुरंत सिगरेट की गंध आ जाती है। हालांकि वह कभी कभार सिगरेट पीता है, उसे इसकी तलब नहीं होती, लेकिन उसे दूसरों के धुएं की गंध पसंद नहीं आती। कई लोग धूम्रपान क्षेत्र में खड़े होकर धूम्रपान करते हुए बातें कर रहे थे। हाल ही में पानी और खाने पीने की चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई है। पिछले महीने चावल का एक बोरा खरीदना 100 से अधिक का था। कल मैंने चावल का एक बोरा खरीदा तो उसकी कीमत बढ़कर 300 हो गई। इस हालत में लोगों का गुजारा करना नामुमकिन है। बात वो नहीं है जो दिख रही है, आपको अभी भी पैसा चाहिए और आप इसे देर से नहीं खरीद सकते। सौभाग्य से मेरे गृहनगर में मेरे पास कुछ एकड़ जमीन है और मैं अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे सच में ईर्ष्या हो रही है। मुझे सच में नहीं पता कि ऊपर दी गई सूचना सही है या गलत। शेयर बाजार में निवेश की तरह इसे परखने का कोई मापदंड नहीं है। यह वाकई चिंताजनक है। हाँ, ये बूढ़ा आदमी तो मजाक कर रहा है। शेयर बाजार में आजकल कुछ खास तेजी नहीं है। मेरे 3 लाख युआन से ज्यादा के शेयर फंसे हुए हैं। मैंने बहुत पहले COFCO के शेयर खरीदे थे। इस आदमी के शेयर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी बातचीत सुनते हुए लू युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि खाने पीने की चीजों की कीमतें अभी बहुत ज्यादा नहीं है और उसके पास अभी भी पर्याप्त जगह है, इसलिए उसे खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होगी। सभी प्रकार की दैनिक आवश्यक वस्तुएं तो अंतिम रूप से उपलब्ध रहेंगी। जो व्यक्ति रास्ते में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, आखिरकार वह उस जगह पर पहुंच गया। अपने पैरों को हिलाते हुए लू युआन उसके पीछे पीछे आया और कार से बाहर निकल गया। शीत ऋतु का 12वां चंद्रमाह चल रहा है। बाहर का तापमान हमेशा 0 से 10 डिग्री नीचे ही रहता है। जमीन जम रही है और चरमरा रही है। कुछ दिन पहले बर्फबारी हुई थी। मैंने एक कदम रखा और फिसल गया और सड़क पर गाड़ियां भी कम थीं। जब मैं घर पहुंचा तो दोपहर के 12 बज रहे थे। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मुझे सुअरों और भेड़ों की चीखें सुनाई दी। ग्रामीण इलाकों में चीनी नववर्ष से पहले सुअरों और भेड़ों को काटा जाता है। असल में इन मांसों को कई महीनों तक खाना पड़ता है। गांव में आंटी लियो के घर के पास से गुजरते हुए लू युआन अंदर चली गई। दूसरी चाची, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए शराब की 2 बोतलें लाना। इसी क्षण भोजनालय के पीछे का पर्दा उठा और खून से सना हुआ एप्रन पहने आंटी लियो एयर पिछवाड़े में दाखिल हुई। यो, शियायुआन वापस आ गया। मैंने सुना है कि तुमने शहर में एक विला खरीदा है। अहम, ये शहर में नहीं है, ये शहर के बाहर है। यह उपनगरों में है। आंटी लियो एयर ने शराब लेते हुए लू युआन की ओर देखा। आपका परिवार खुशहाल है। मुझे सचमुच ईर्ष्या हो रही है। मैंने सुना है कि आप अभी भी शहर में व्यापार कर रहे हैं। क्या यह सच है? क्या आप मेरे दूसरे कुत्ते को ले सकते हैं? आपके दूसरे कुत्ते का भाई हमेशा से शहर जाकर पैसा कमाना चाहता है। लू युआन ने शराब ली और दादा माओ को 2 घूंट पिलाते हुए हंसते हुए कहा, दूसरी चाची, दूसरों की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। बस कुछ समुद्री भोजन बेच दीजिए। अब समुद्री भोजन के बाजार में जो चमक है वो खत्म हो चुकी है और आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती। एनिस, आंटी लियो की कंपनी पल भर में धराशायी हो गई और उन्होंने ना खिलाते हुए कहा, मुझे पता था कि दाववादी के पास पैसा है और वह रिश्तेदारों को दूर करने लगा है। शाओ युआन, तुमने भी सीख लिया। लू युआन जानता था कि अब उसे कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को मिलेगी, इसलिए वह बस चला गया। जब चीनी नववर्ष आता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग एक साथ इकट्ठा होना और बातचीत करना पसंद करते हैं, और यदि वे रिश्तेदारों या बच्चों को घर लौटते हुए देखते हैं तो वे किनारे पर ही बातचीत करते हैं और सुझाव देते हैं।
दरवाजे के सामने बैठे कुछ ग्रामीण जो आपस में बातचीत कर रहे थे और लू युआन को वापस आते देख उसे जाने नहीं दे रहे थे। शाओ युआन, मैंने सुना है कि आपने व्यापार में खूब पैसा कमाकर एक विला खरीदा है। आप हमें कब उसे दिखाने ले चलेंगे? अरे, मैंने अपने दाजू को बहुत पहले कहा था, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। वो सुनता ही नहीं। अब कोई बात नहीं, शहर में कई साल बर्तन धोने के बाद भी उसने कोई पैसा नहीं कमाया। देखो बूढ़े लोग के परिवार को, मेरे बच्चे, कितना बड़ा वादा है। शियाओ युआन, इधर आओ, थोड़ी बात करते हैं। एक विध्वंसकारी परिवार पशुपालन में अच्छा नहीं होता। मुझे पता होता कि मेरी जमीन उन्हें नहीं बेची जाएगी। यह फिजूल खर्ची करने वाली महिला मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसके पीछे चल रहे लोग खूब बातें कर रहे थे। लू युआन बिना आंखें सिकोड़े जितनी तेजी से चल सकता था चला। वह उन्हें नमस्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन उन निकम्मों की बकबक को अनसुना करना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि वह उनके मुंह से कौवे के फीनिक्स में बदलने की कहावत का एक और संस्करण सुन ले। जब लू युआन बिना कुछ बोले वहां से गुजर गया तो सबने कहा कि अमीर होने पर वह उस बेचारे अनजान व्यक्ति को नजरअंदाज कर देगा। ये तो सरासर झूठ था। जैसे ही मैं अपने दादा दादी के घर पहुंचा, मुझे एक भयंकर झगड़ा सुनाई दिया। दूसरे भाई, आज हमारी माँ के सामने बता दो तुम कितना पैसा उधार ले सकते हो। ये तीसरे चाचा की आवाज थी और लू युआन ने दरवाजे के सामने एक बिल्कुल नई जीप रेंगलर खड़ी देखी। सांशो का परिवार लकड़ी का व्यापार करता है। उन्होंने कुछ साल पहले पूर्वोत्तर में खूब पैसा कमाया और वहीं बस गए। उनके 2 बच्चे हैं। वे अब माध्यमिक और उच्च विद्यालय में पढ़ते हैं। वे कई साल पहले एक बार अपने घर गए थे, लेकिन हाल के वर्षों में कभी वापस नहीं आए। इसी समय पिताजी की आवाज अंदर से आई, तीसरे बच्चे, तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे परिवार का बड़ा कारोबार है और फिर भी हमारे विध्वंस के पैसों की चिंता करते हो? वैसे शियायुआन ने घर खरीदा और सारा पैसा उसी ने खर्च कर दिया। अरे नामुमकिन, मैंने सुना है कि शियायुआन ने एक विला खरीदा है और उसने खुद पैसे कमाए हैं। उसने तोड़फोड़ के पैसे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आपकी भतीजी विदेश जा रही है, चाचा होने के नाते आपको कुछ पैसे कमाने होंगे। पैसे? तीसरे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम भी 40 साल के आसपास हो। दूसरों की बातों पर विश्वास करो। शियायुआन ने कब से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? घर खरीदने के लिए उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने गुस्से भरे स्वर में कहा। धीरे से दरवाजा खोलते हुए दादी एक तरफ बैठ गई और चुपचाप रोने लगी, जबकि मेरी माँ उन्हें सांत्वना दे रही थी। ओह शाओ युआन, तुम अभी अभी यहाँ आए हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने शहर में खूब पैसा कमाया है। हम लाओ लू परिवार में सबसे ज्यादा उम्मीद तुम्हारी ही है। बताओ तुमने कितना पैसा कमाया है, और साथ में बूढ़े चाचा को भी ले आओ। संशुलू चांगशुई ने लू युआन को अंदर आते देखा और उत्साहपूर्वक लू युआन को गले लगाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। बिना कोई निशान छोड़े हाथ झटकते हुए लू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, चाचा सान, आप इतने सालों से वापस नहीं आए, इस बार आप इसके लिए वापस आए हैं। लू चांगशुई के चेहरे पर थोड़ी सी असंतुष्टि झलक गई और फिर उन्होंने दुखी भाव से कहा, ओह, मैं तो बस इस बार आपके दादा दादी के साथ आना चाहता था, लेकिन घर पर आपका चचेरा भाई अभी भी विदेश जाने का इंतजार कर रहा है, इसलिए मैंने उससे बात कर ली। जी हाँ, मैंने आने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने 5 लाख मांग लिए। चाचा जी, अब तो कोई चारा ही नहीं है। इसी क्षण दरवाजे के बाहर घंटियों की आवाज सुनाई दी और मैंने देखा कि दादाजी अपने हाथों को पीठ पर रखकर भेड़ों को भेड़शाला में ले जा रहे थे और अंदर चले गए। पिताजी, आप वापस आ गए हैं, ऐसा समझिए। देखिए, मैं आपके लिए राजधानी से आपका पसंदीदा एरगोटो लाया हूँ। लू चांगशुई ने हाथ में रखा एक गत्ते का डिब्बा उठाते हुए दादाजी की ओर चलते हुए कहा। उस जोरदार थप्पड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। लू चांगशुई ने अपना चेहरा ढंक लिया और घबराकर बूढ़े आदमी की ओर देखा। पिताजी, मैं आखिरकार वापस आ गया, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? तुम्हें मारूं? क्या तुम्हें अपने दिल में यह एहसास नहीं है? इतने सालों से तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे दूसरे भाई के परिवार पर निर्भर हैं, ताकि उनका पेट भर सके। तुमने बाहर जाकर पैसे कमाए और तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई। फिर भी वापस आओ, निकल जाओ, अभी निकल जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने जोर से हौंफते हुए अपने सूखे हाथों से कांपते हुए लू चांगशुई की ओर इशारा किया। सुनो, तुम्हें तो मुर्गे को नववर्ष की बधाई देते हुए नेवले से भी असहजता हुई होगी। इस बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है, क्या तुम्हें बस तोड़फोड़ का पैसा चाहिए? मैं तो इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। बिल्कुल नहीं। लू युआन ने दादाजी को सहारा देने के लिए आगे कदम बढ़ाया और धीरे से उन्हें नीचे उतारा। दादाजी को फेफड़ों की पुरानी बीमारी है और अगर उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो शायद उन्हें अस्थमा है। इस बार वह बहुत गुस्से में थे। लू चांगशुई भी घबरा गया और मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसके दादा ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। काफी देर बाद आखिरकार वह बूढ़ा आदमी आ ही गया। बगल में खड़े लू चांगशुई ने देखा कि सब ठीक है। बगल में बैठकर वह चाय डाल रहा था और अपने पैर दबा रहा था। वह इतना मेहनती तो था, लेकिन ब्रांडेड ऊनी कोट इस परिवार के लिए ठीक नहीं लग रहा था। पिताजी, वैसे भी आप हान के दादाजी भी हैं और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी पोती को संयुक्त राज्य अमेरिका के संगीत महाविद्यालय में दाखिला मिल गया है। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, खड़ा हुआ और कमरे में चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरे हाथ में एक लाल कपड़े का थैला था। ये लो 5000 युआन, ये तुम्हारी माँ और मैंने पिछले कुछ सालों में बचाए हैं। अगर तुम इतने छोटे नहीं बनना चाहते तो इसे मत मांगना। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने लाल कपड़े का थैला खोला, जिसमें मुड़े तुड़े छोटे नोटों का एक बंडल था। लू चांगहे ने भौहें चढ़ाई। पिताजी, क्या आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था? ये तो आपकी और माँ की पेंशन का पैसा है, मुझे ये कैसे मिलेगा? दूसरे भाई के पास पैसा है, इसलिए आपको इसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ, तेरे दूसरे भाई ने 10 साल से ज्यादा समय तक मेरा और तेरी माँ का पालन पोषण किया है, इसलिए उसके पैसों की चिंता मत कर। बस ये पैसे तुझे चाहिए या नहीं? उस समय जब शियाओ युआन कॉलेज में थी, मैंने उसे कुछ $100 दिए थे। डैडी उनको अपने पिता की इस तरह रक्षा करते देख लू चांगशुई आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। दूसरे भाई, जब तुम्हारा घर बना था तब मैंने पैसे दिए थे। घर तोड़ा गया, इसलिए मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। बड़ी बहन और छोटी बहन को शादीशुदा नहीं माना जाता। हालांकि न्यान कहता है कि उसने हमारे माता पिता का खर्च नहीं उठाया, फिर भी घर तोड़ने के खर्च में मुझे थोड़ा बहुत हिस्सा तो देना ही चाहिए। अगर आज तुम मुझे 200,000 दे दो तो मैं मान जाऊंगा। लू युआनशिंग को डर था कि उसके दादाजी नाराज हो रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से खड़ा हो गया और ठंडे लहजे में बोला, दूसरे चाचा जी, सच बताऊं तो पैसे से घर खरीद लिया गया है, इसलिए चिंता मत कीजिए। अगर आप सच में पैसे मांगना चाहते हैं तो दादाजी और दादी जी से घर ले लीजिए, घर आपको दे दिया जाएगा।
उसका इरादा था कि वह अपने दादा दादी को वैसे भी किंगशुई शहर ले जाएगा। अनुमान है कि वह भविष्य में वापस यहाँ नहीं आ पाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह इसे उन्हें दे दे और इससे परेशानी भी कम होगी। हालांकि उसके माता पिता और दादा दादी उसकी कही बातों से स्तब्ध रह गए। शाओ युआन, तुम भ्रमित हो, इस कमरे में उसे कुछ नहीं दिया जा सकता। ये तुम्हारे दादा दादी का घर है। पिताजी थोड़े चिंतित थे और उन्होंने जल्दी से लू युआन को पकड़कर कहा, पोते चिंता मत करो, दादाजी यहाँ हैं, मैं उन्हें कभी भी तुम्हारा पैसा नहीं लेने दूंगा। यह घर भी भविष्य में तुम्हारा ही होगा। बूढ़े ने सोचा कि लू युआन अपने दूसरे चाचा से डरता है और उसने तुरंत उसकी रक्षा की। लू चांगशुई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, पिताजी बस इस तरह उनके परिवार की रक्षा करते रहिए। अगर आप मुझे अपना घर दे भी दें तो भी मुझे वह नहीं चाहिए। तोड़फोड़ पूरी हो चुकी है और आपका घर बिकने पर भी पैसे नहीं मिलेंगे। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने अंततः एक दूसरे से मोह फेर लिया और झगड़ा शुरू कर दिया। दादी यह स्थिति सहन नहीं कर सकी। उन्होंने रोते हुए अपने हाथ से कंगन उतार दिया और कहा, मेरे तीसरे बेटे, अपने दूसरे भाई के लिए मुश्किल मत खड़ी करो, ठीक है? माँ प्लीज, यह कंगन पन्ना का बना है, अगर आप इसे कुछ डॉलर में बेच सकें तो आप उससे हान की पढ़ाई का खर्च उठा सकती हैं। दादी बिल्कुल नहीं, यही तो आपका इकलौता गहना है। लू युआन जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकने लगा। बचपन में उसने अपने दादाजी को यह कहते सुना था कि दादी जी एक कुलीन परिवार की वंशज थी। गिरने के बावजूद वह अपने साथ बहुत सारे गहने लेकर आई थी। इन्हीं गहनों की बदौलत उसने उन वर्षों के सबसे कठिन समय को पार किया। आज तक उसके हाथ में मौजूद यह कंगन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस बात का प्रमाण है कि वह एक कुलीन परिवार से संबंध रखती है। लू चांगशुई की आंखें चमक उठी और उसने कंगन को पकड़ लिया। अरे धन्यवाद माँ, हान के लिए आपका शुक्रिया। तो क्या हुआ दूसरे भाई और भाभी, अगर आप हमारे माता पिता का ख्याल रखेंगे तो मैं पहले चली जाऊंगी। लू चांगशुई ने कंगन अपनी बाहों में रखा और अपने पैरों के तलवे पहुंचे। तेल एकदम बह गया। लू युआन उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसकी दादी ने उसे रोक दिया। दूर चले जाओ, उसका पीछा मत करो, बस मान लो कि मैं उसका कर्जदार हूँ। भविष्य में मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा, बस मान लो कि ऐसा कोई बेटा है ही नहीं। बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। लू युआन के दांत गुस्से से झंझना उठे। बाहर इंजन की तेज आवाज आई और कार आंखों से ओझल हो गई। शाम को चुपचाप भोजन करने के बाद लू युआन ने अपने परिवार के साथ किंगशुई शहर जाने की अपनी योजना पर चर्चा की। इस बार माता पिता दादाजी को आराम देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। जब दादाजी ने इसके बारे में सुना तो वे चुप रहे। काफी देर तक वे दरवाजे पर बने भेड़शाला में भेड़ों को देखते रहे और आह भरी, मैं अपनी भेड़ों का क्या करूं? लेकिन मेरी दादी बहुत खुश है क्योंकि मैं किंगशुई शहर में अपने पोते और बहू से मिल सकती हूँ। इस बार लू युआन ने ट्रेन से वापस जाने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी और चीनी नववर्ष आने में अभी 5 दिन बाकी थे। टिकट बुक करने का भी समय नहीं था। उसने बस शहर में अपने परिवार के साथ एक बस किराए पर ली। खाली बस में जाहिर है वह अपने घर के बड़े पीले कुत्ते के साथ निकल पड़ा। सौभाग्य से बस में सोने की जगह मिल गई। रात भर के झटकों के बाद जब मैं अगली सुबह जल्दी उठा तो मैं विला के सामने था। ड्राइवर उत्साहपूर्वक सामान लेकर पीछे पीछे आया और बूढ़े व्यक्ति ने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला और भुएं चढ़ा ली। पोते, दरवाजे पर तेल लगा दो। बूढ़ा आदमी इस दरवाजे के बारे में अनजान लगता है। 2 टन का यह दरवाजा हाइड्रोलिक प्रेस से चलता है। जाहिर है इसे सामान्य दरवाजे की तरह खोला नहीं जा सकता। गेट में प्रवेश करते ही ड्राइवर भी चौंक गया। वाह भाई, तुम्हारा महल छोटा नहीं है, इसकी कीमत लाखों में होगी। मेरे पिताजी कई सालों से जीर्णोद्धार का काम करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस विला का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने भुएं चढ़ाकर दीवार पर लगे बिजली के ग्रिड की ओर इशारा करते हुए कहा, बदबूदार लड़के, तुमने इसे जेल बना दिया है या घर? ये कैसा बिजली का ग्रिड है? ये क्या? बेशक ये घर है। डिजाइनर ने कहा था कि यह सुरक्षित है और इस पर ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ। मेरी माँ भी वनस्पति को देखकर दंग रह गई। शियायुआन, ये नारियल का पेड़ है। क्या नारियल के पेड़ सिर्फ हैनान में ही नहीं होते? और ये आम थाईलैंड से आयात किया गया है ना? इतने ठंडे दिन में भी इसमें फल लग रहे हैं, अंतर देखिए। लू युआन ने मुस्कुराते हुए समझाया कि यह एक नई किस्म है जो सूखे के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। इसे पूरे देश में व्यापक रूप से नहीं उगाया गया है। इसके मुख्य कारण है इसकी अधिक कीमत, श्रम लागत का अधिक होना आदि, जिससे मेरी माँ आश्वस्त हो गई। वह बूढ़ा आदमी अलग है। जब वह हरी घास के मैदान को देखता है तो उसकी आंखों में एक प्रेम भाव दिखाई देता है। पोते, मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या तुम वापस जाकर दादाजी की भेड़ें वापस लाओगे? बेशक, लू युआन जानता था कि बूढ़े आदमी को सबसे ज्यादा चिंता अपनी पाली हुई कुछ भेड़ों की थी। दरअसल उसने चुपके से उसे अपने आयाम में रख दिया था और वह शायद अब घास चर रही होगी। कोई बात नहीं, मैं चीनी नववर्ष के बाद वापस जाकर आपके लिए भेड़ ले आऊंगा। मैं बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि सबको ये ज्यादा पसंद आया। इससे लू युआन को राहत मिली। इस बार वह अपने दादा दादी और माता पिता को 2 दिन बाद जाने के बजाय यहीं बसाना चाहता था। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। शियाशान आखिरकार काम से छुट्टी लेकर विला लौटी, लेकिन जब उसने अपने होने वाले सास ससुर और लू युआन के दादा दादी को देखा तो उसने लू युआन के बारे में शिकायत की। आप लोग मुझे पहले से क्यों नहीं बता देते? मैं सुपरमार्केट जाकर फल खरीदने के लिए लाइन में लग सकता हूँ। आपको किस तरह का फल चाहिए? क्या इन्हें घर पर उगाना खुशबूदार नहीं होता? जैसे जैसे नए साल की पूर्व संध्या नजदीक आ रही है, खाने पीने की चीजों की खरीदारी में आई हड़बड़ी आखिरकार थम सी गई है। नए साल की पूर्व संध्या की सुबह लू युआन अपने परिवार को त्योहार के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट ले गया। हालांकि उसने पहले ही बता दिया था कि उसे नए साल के लिए क्या क्या चाहिए। सब कुछ आसानी से उपलब्ध है, लेकिन परिवार के सदस्य फिर भी इस जश्न में शामिल होना चाहते हैं। लू युआन, जो सुपरमार्केट से बड़े बड़े बैग लेकर निकला, आखिरकार उसने कार खरीदने का मन बना लिया। कॉलेज में ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल गया था, लेकिन उसके पास कभी कार चलाने का मौका नहीं मिला। वैसे भी कार खरीदना कोई बहुत काम की बात नहीं है। किंगशुई शहर कोई बड़ा शहर नहीं है। किराए के मकान से कंपनी की 2.1 लाइन तक ट्राम से जाने से हर जगह पार्किंग ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल जाता था। लेकिन अब हालात अलग हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या के रात्रि भोज की विशेषताएं बहुत उच्च स्तर की कही जा सकती है। कम से कम लू युआन के इतने वर्षों के मानकों के अनुसार 4 प्रकार के मांस और 4 प्रकार के शाकाहारी व्यंजन, 2 ठंडे व्यंजन, 1 स्टूड पोर्क रिब्स और 1 ब्रेज़्ड काप से मेजें भरी हुई हैं। लू युआन ने पूरी दोपहर यही किया। बेशक उसकी कारीगरी का इस्तेमाल मेज पर तो नहीं किया जा सकता था, इसलिए वह सिर्फ लहसुन छीलने जैसे कुछ छोटे मोटे काम ही कर सका।
वहाँ दादा दादी पकौड़ी बनाते हैं। लू युआन को सुअर के मांस और हरे प्याज से भरी पकौड़ी सबसे ज्यादा पसंद है। शुरू में लू युआन ने पहली मंजिल पर स्थित बड़े रेस्तरां में खाना खाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके दादाजी ने कहा कि कमरा बैठने के लिए बहुत बड़ा है और मेज भी बहुत बड़ी है और परिवार के कुछ सदस्य बैठकर बात करने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने बगल वाले छोटे कमरे में नववर्ष की पूर्व संध्या का भोजन किया। बड़ा पीला कुत्ता खाने की मेज के बगल में चुपचाप लेटा हुआ था और खाने से भरी मेज में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पेट काफी देर से भरा हुआ था, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर कुछ पपड़ी दिखाई दे रही थी। मेज पर बैठी दादी ने धीरे से अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और लू युआन की प्रशंसा की। उसी दौरान उन्होंने कहा, अगर पोती यहाँ होती तो अच्छा होता। गुड़िया में रंग भरना बेहतर है। बुढ़ापे में मैं बच्चे की देखभाल में मदद कर सकती हूँ। बगल में बैठे दादाजी बार बार लू युआन को जल्दी शादी करके बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे थे, जिससे लू युआन को थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अभी तक अपने ससुराल वालों को नहीं देखा था, अभी बच्चा पैदा करने का समय नहीं आया है। पहले जब लू युआन स्कूल में पढ़ता था तो उसके पिता उसे शराब पीने से हमेशा मना करते थे, लेकिन आज रात स्थिति बिल्कुल अलग है। उनकी नजर में लू युआन अब बालिग हो चुका है और उसे कम शराब पीनी चाहिए। हालांकि माँ और दादी के आग्रह पर दादाजी को केवल एक छोटा कप पीने की अनुमति दी गई थी और दादाजी अपने बेटे और पोते को ज्यादा शराब पीने की अनुमति नहीं देते थे अगर उनके पास शराब नहीं होती थी। इसलिए उन तीनों ने एक छोटी कटोरी सफेद शराब पी और वहीं रुक गए। नए साल की पूर्व संध्या पर पिछले वर्षों की तरह ही टीवी पर कई कार्यक्रम प्रसारित किए गए, लेकिन दादाजी ने उन्हें थोड़ी देर देखा और फिर रिमोट कंट्रोल फेंक दिया और देखना बंद कर दिया। अरे ये क्या बकवास है, लड़का लड़की। मैंने इसे काफी देर तक देखा और एक लड़की के रूप में नाचा और काफी देर बाद मैं एक लड़का बन गया। ये तो बहुत ही भद्दा है। लू युआन मुस्कुराई और उसने एक समाचार चैनल बदल दिया। मेज साफ करने के तुरंत बाद मेरी माँ सोफे पर बैठी स्वेटर बुन रही थी और नोटबुक पकड़े हुए बूढ़े व्यक्ति ने फ्राउनिंग किया। घर पर पुराना कंप्यूटर इस्तेमाल करना बेहतर है। इस लैपटॉप में तो माउस भी नहीं है, अफसोस। लू युआन ने अपना सिर घुमाकर देखा कि वह बूढ़ा आदमी मध्यस्थ वेबसाइट पर नौकरी ढूंढ रहा था। आखिरकार वह भविष्य में यहीं बस जाएगा। पहले वह दुनिया में तरह तरह की भविष्यवाणियों से डरा हुआ था और अब वह बस किंगशुई में है। उसने शहर में किसी सजावट कंपनी से संपर्क किया। पिताजी, क्या आपको वो डू हेंग याद है? वो मेरा दोस्त है, वो डेकोरेशन कंपनी में काम करता है, शायद आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं। लू युआन थोड़ी देर हिचकिचाया और बोला, कहते हैं कि खाद बाहरी लोगों के खेत में नहीं जाती। वह उस बूढ़े आदमी की कारीगरी को जानता है और यह भी कि वह विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन बड़ाई का काम निश्चित रूप से उसके ज्ञान के कुछ ही लोगों में से एक है और डू हेंग की सजावट कंपनी अभी अभी शुरू हुई है। शुरुआत में मैंने कुछ समय पहले फोन करके बताया था कि मुझे एक और काम मिल गया है। मुझे नहीं पता कि अब क्या स्थिति है। बिल्कुल याद है, वो युवक काफी अच्छा दिखता है। क्या वो किसी डेकोरेशन कंपनी में काम करता है? पिताजी ने कंप्यूटर नीचे रखा और जल्दी से पूछा। हाँ, मैं आपसे नए साल के बाद पूछूंगा। अगली सुबह तड़के लू युआन लगातार पटाखों की आवाज से जाग उठा। उस समय कमरे में पर्याप्त गर्मी थी और वह काफी देर तक रजाई में लिपटा रहा और बाहर नहीं निकलना चाहता था। लेकिन दादी की आवाज सुनकर लू युआन ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और सीधे नीचे चला गया। वाह पकौड़े, मैं यहाँ हूँ। दांत साफ करने और चेहरा धोने के बाद उसने थाली से एक पकौड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और फिर मेरी माँ चॉपस्टिक लेकर उसके पीछे दौड़ी। चेहरा धोकर, दांत साफ करके और खुद को ठीक करते हुए बूढ़ा आदमी पटाखे लेकर दरवाजे तक गया और उन्हें फोड़ने लगा। एक धमाके की आवाज के साथ लू युआन दूर खड़ा परिवार को मुस्कुराते हुए देख रहा था। पकौड़ी खाने के बाद इसे चीनी नववर्ष के रूप में माना जा सकता है। हालांकि अब 2026 आ चुका है, नए साल से बचपन का एहसास काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन परिवार के साथ मिल पाना अभी भी बहुत संतोषजनक है। सुबह सुबह दादाजी तालाब के किनारे बैठ गए और कोई मछलियों के मुंह खिलते हुए देखने लगे। दादाजी के 3 मुख्य शौक थे, भेड़ चराना, मछली पकड़ना और शतरंज खेलना। भेड़ चराना तो नामुमकिन था, लू युआन का भेड़े लाने का कोई इरादा नहीं था। बाहर आकर शतरंज खेलना, ये भी संभव नहीं था। इस ठंड में सड़क किनारे कोई बूढ़ा शतरंज नहीं खेलता। लगता है सिर्फ मछली पकड़ना ही मुमकिन है। अहम, दादाजी, मेरे पास एक मछली पकड़ने का कांटा है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? असल में लू युआन दादाजी को मछली पकड़ने देना नहीं चाहता था। तालाब में बनी मछली जंगली थी और उसे डर था कि अगर दादाजी ने गलती से उसे फिर से चोट पहुंचा दी तो बुरा होगा। हाँ, मेरा पोता मुझे समझता है, इसे ले लो। बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुरा उठा। मछली पकड़ने वाली छड़ी लेने से पहले लू युआन ने बार बार सावधान रहने की गुहार लगाई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात नहीं सुनी। वह बस तालाब में मछलियों को देखता रहा। हालांकि दादाजी द्वारा पहली मछली पकड़ने के बाद लू युआन की चिंता दूर हो गई। उसने दादाजी की ताकत को कमाका था। बड़ी मछलियों को पकड़ने में दादाजी माहिर थे। वे मछली की सारी शारीरिक शक्ति निचोड़कर फिर कांटा खींचते थे। लू युआन उसे देखकर दंग रह गया। कांटा उसके अंगूठे से भी सीधा था। शाम करीब 7 या 8 बजे आमतौर पर विभिन्न घरों के बच्चे नववर्ष की शुभकामनाएं देने आते हैं, लेकिन लू युआन अपने गृहनगर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किंगशुई शहर में है। वह शहर एकदम सुनसान है। दरवाजे पर रिश्तेदारों से मिलने आया एक परिवार गुजर रहा था। एक बच्चा जिसने अभी बोलना सीखा था अपने दादाजी को देखकर मीठी आवाज में चिल्लाया, नया साल मुबारक हो दादाजी, ताकि बूढ़ा आदमी उसे लंबे समय से कही गई हर बात के लिए एक लाल लिफाफा दे। ओह श्याओ युआन, दादाजी के साथ शतरंज खेलो। परेशानी से मुक्त बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा उदास हुआ और उसने सीधे शांग लू युआन से शतरंज खेलने के लिए कहा। इसी दौरान दरवाजे के बाहर से एक चीख सुनाई दी। लू युआन जल्दी से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी दादी ने पहले ही उसका अभिवादन कर लिया था और सौहार्दपूर्वक वे शियाशान का हाथ थाम लिया था। बूढ़े साहब, दूसरी बहू, पोती बहू आ गई है, दादी ने कहा और पूरा परिवार गुस्से से उबल रहा था। ओह शियाशान, जल्दी अंदर आ जाओ, बाहर ठंड है। शिया युआन, जल्दी मत करो और अपनी पत्नी को अंदर ले आओ। दादाजी ने शतरंज खेलना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। क्या कार खरीद रहे हो? कितने पैसे लगेंगे? मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। लू युआन के कार खरीदने की इच्छा सुनकर शियाशान ने झट से पूछा। दरअसल शियाशान हमेशा से लू युआन के लिए कार खरीदना चाहती थी, लेकिन युवाओं को कार खरीदने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। कार खरीदने में न सिर्फ कार की कीमत बल्कि पेट्रोल, रखरखाव और बीमा का खर्च भी शामिल होता है। सालाना खर्च कम नहीं होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कार खरीदना मुश्किल नहीं लगता। कार होने के बाद यात्रा करना कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। चंद्र नववर्ष के 7वें दिन नववर्ष का माहौल अभी भी मौजूद है।
लेकिन तीसरे दिन और पहले 1-2 दिनों की तुलना में काफी कमजोर है। लू युआन अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर शियाशान को पीछे और रूबब, बड़े पीले कुत्ते का नया नाम, को आगे बैठाकर सीधे ऑटोमोबाइल व्यापार कंपनी की ओर जा रहा है। ऑटोमोबाइल व्यापार कंपनी में बड़े बदलाव के बाद लू युआन ने अंततः हाल ही में लॉन्च हुई घरेलू इलेक्ट्रिक एसयूवी को चुना। एक और तो देश में सब्सिडी और सस्ते दामों के कारण, दूसरी ओर ईंधन भरवाने की झंझट न होने और पैसे की बचत होने के कारण, और यह देखते हुए कि दुनिया का अंत निकट है, भविष्य में यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीमित ईंधन आपूर्ति और अत्यधिक ईंधन कीमतों ने कई कारों को महज शोपीस बना दिया है। ऑटोमोबाइल व्यापार कंपनी के पिछवाड़े में 2 चक्कर लगाने के बाद लू युआन ने बड़े संतोष के साथ अपना कार्ड स्वाइप किया। रूबब कार में घुसाया और सहचालक को भी परेशान करने की कोशिश की। लू युआन ने उसे थप्पड़ मारकर वापस पिछली सीट पर बिठा दिया। शाओशान को घर छोड़ते समय बूढ़े पति ने देखा कि लू युआन नई कार का जिक्र करते हुए संतुष्ट मुस्कान लिए हुए था। जाने से पहले उसने कहा कि लू युआन भविष्य में कभी भी अनौपचारिक रूप से आ सकता है। लू युआन द्वारा चुपके से भेजी गई 2 सिगरेटों से वह काफी संतुष्ट था। चलो चलें। वह एक छोटा सा गीत गुनगुनाते हुए गाड़ी चलाता रहा और रूबब भी पिछली सीट पर आराम से लेटा हुआ था और यह देखने लगा कि गाड़ी में रखी चीजों में से किसमें प्रवेश करना आसान है। लू युआन ने कार रोकी, 99 सेकंड की लाल बत्ती देखी और चुपचाप डायमेंशनल स्पार को बाहर निकाल लिया। हालांकि जब लू युआन ने इसे अपनी जेब से बाहर निकाला तो उसने देखा कि वह मस्तूर चमक रहा था। मैं जा रहा हूँ, अपग्रेड स्पार आ रहा है। अपने दिल में खुशी लिए लू युआन, जो मूल रूप से जल्दी घर लौट रहा था, उस दिशा में गाड़ी चलाता रहा जहां चिंगारी टिमटिमा रही थी। ओल्ड 5 स्क्रैप कार रिसाइकलिंग सेंटर। लू युआन ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। उसका इरादा रूबब को गाड़ी में ही छोड़ने का था, लेकिन यह सामान गाड़ी में रहने को तैयार नहीं था, इसलिए लू युआन उसे अपने साथ ले गया और जब वह नहीं माना तो उसने बार बार समझाया कि वह इधर उधर नहीं भाग सकता। चीनी नववर्ष के बाद कबाड़ कारों के पुनर्चक्रण केंद्र में कोई नहीं था। दरवाजा कसकर बंद था। जब लू युआन ने कुत्ते को देखा तो पट्टे से बंधा कुत्ता भौंकने लगा, जिससे रूबब भी भौंकने लगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नहीं है, लू युआन ने चारों ओर देखा और चुपके से आंगन की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। वहां से हैम का एक टुकड़ा निकाला और कुत्ते की ओर फेंक दिया। अचानक कुत्ता खुशी खुशी हैम चबाने लगा। ये कुत्ता अच्छा नहीं है, मैंने इसे इतनी कम कीमत पर खरीदा था। रूबब, तुम ऐसे नहीं रहोगे। लू युआन ने अपने बगल में बैठे रूबब की ओर देखा, मानो वह उसकी बात समझ गया हो। रूबब ने अनिच्छा से फुसफुसाया, स्पष्ट रूप से लू युआन के संदेह से असंतुष्टि व्यक्त की। स्पार को पकड़े हुए लू युआन ने हर जगह खोजबीन की और अंत में एक कबाड़ हो चुकी कार में स्पार का टिमटिमाना बंद हो गया। खुदाई। लू युआन ने अंतरिक्ष से औजार निकाले और खुदाई शुरू कर दी। सुनहरा फल खाने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति उतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ी देर में आधा मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया गया। एक काला टुकड़ा छीलकर निकाला गया और लू युआन ने उसे झटपट अपनी जेब में रख लिया। भूमि का विस्तार करने के लिए उसे ये चौथा स्पार मिला, लेकिन भूमि की गुणवत्ता में सुधार करने वाला स्पार अभी तक नहीं मिला था। दूर खड़े कुत्ते को देखते हुए लू युआन के मुंह में अभी भी हैम का स्वाद था। उसने आह भरी और जाने की तैयारी की। हालांकि जब वह दीवार के ऊपर से बाहर निकलने ही वाला था, तभी दूर से एक कार यहां आ गई। धिक्कार है, क्या यह पुनर्चक्रण केंद्र का मालिक नहीं है? लू युआन ने जल्दी से रूबब को छिपा दिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हैम खाने वाला कुत्ता मालिक की कार को देखकर अचानक उत्तेजित हो गया और लू युआन की दिशा में दहाड़ने लगा। धत तेरे की, पापा का हैम तो सीधे कुत्ते को खिलाया जा रहा है। ओह, लगता है कुत्ते को ही खिलाया जा रहा है। लू युआन को गंभीर संदेह था कि कुत्ते ने जानबूझकर ऐसा किया है। सौभाग्य से कुत्ता बंधा हुआ था, लेकिन उसे इस तरह भौंकने देने में कोई समस्या नहीं थी। यह देखकर कि रूबब अपने दांत किटकिटाने लगा है, लू युआन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजे का ताला खुला और कुत्ते का मालिक अंदर आया। अपने कुत्ते को लगातार भौंकते हुए देखकर, ये सोचकर कि वह इन दिनों खुद को बहुत याद कर रहा है, वो उसके पास गया और स्नेह से उसके सिर को छुआ। लेकिन कुत्ता अभी भी उसी दिशा में भौंक रहा था जिस दिशा में लू युआन भौंक रहा था। कुत्ते का मालिक और लू युआन दोनों ही हैरान रह गए। धिक्कार है, धोखा। लू युआन ने चुपचाप एक डंडा निकाला और फिर उसमें रूबब को खींच लिया। बाहर खड़ा कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते के भौंकने की दिशा में गया। जब उसने वह जगह देखी जहां से लू युआन गायब हुआ था, तो उसने अपना सिर खुजाया और फिर अपने कुत्ते की ओर देखा। कुत्तों की आवाज, क्या तुम दिन भर घर पर भौंकने की आवाज पर ध्यान नहीं देते? मुझे आज रात भूख लगी है। अचानक कुत्ते के चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखाई दिए। लगभग आधे घंटे तक छिपने के बाद लू युआन ने राहत की एक लंबी सांस ली और रूबब को जाने के लिए बुलाने की तैयारी करने लगी। हालांकि जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने अचानक दा हुआंग को अपना मुंह फुलाकर पूंछ हिलाते हुए देखा। लू युआन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। अपना मुंह खोलो। रूबब अपनी पूंछ हिलाता रहा। मैंने तुम्हें मुंह खोलने की इजाजत दी। रूबब देखने में हानिरहित लग रहा था और फिर उसका गला हिलने लगा। लू युआन को लगा कि कुछ बुरा हुआ है और फिर उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। छोटे छोटे हरे पौधे पहले ही खाली हो चुके थे और जो सुनहरे फल थोड़ी देर पहले पकने वाले थे, वे भी गायब हो चुके थे। धत तेरे की, रूबब, मेरे लिए बैठ जाओ। इस बार रूबब आज्ञाकारी नहीं रहा और उसने लू युआन के साथ बिल्ली को आंगन में तब तक छिपाए रखा जब तक कि लू युआन ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन पर पटक कर उसकी जमकर पिटाई नहीं कर दी। तुम्हारे चाचा, तुमने पापा के फल चुरा लिए। लू युआन का दिल टूट गया। उसने तो ये फल शियाशान के लिए रखने का सोचा था, पर यह भी नहीं सोचा था कि उसे ये फल खा जाना पड़ेगा। कितना दुख हुआ। पिटे हुए रूबब दुखी होकर सिर झुकाए उकड़ू बैठ गया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या देख रहे हो, आओ और मेरे लिए एक गड्ढा खोदो। लू युआन को रूबब देखकर गुस्सा नहीं आया। रूबब आज्ञाकारी होकर दौड़ा और उस जगह खोदना शुरू कर दिया जहां लू युआन इशारा कर रहा था। जब मैंने लकड़ी के टुकड़े को गाड़ दिया तो मुझे अपने सामने तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद चौथे टुकड़े के बगल में एक और जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया। फल चुराने वाला रूबब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, उसका बाहरी रंग और भी चमकदार हो गया है और वह और भी तेजी से दौड़ता है। लेकिन स्थिति और भी दयनीय थी। हर बार जब लू युआन उसे कुछ करने के लिए कहता तो वह बेरुखी कभी आगे नहीं आती। उसे विशेष रूप से संदेह था कि जिस बेरुखी ने वह फल खाया था उसने ही उसका दिमाग खोल दिया होगा। जब मैं रूबब ढूंढने ही वाला था तभी मैंने देखा कि रूबब मेरे दादाजी के सामने दुबका हुआ है और नखरे दिखा रहा है, और तब मुझे फिर से मछली खाने की इच्छा हुई। लू युआन आगे बढ़ा और रूबब की बालियां पकड़ ली। ये चीज और भी मजेदार होती जाएगी। घर पर देखने की जरूरत नहीं, दिन भर मजे से खाओ और आराम करो।
दादाजी ने सिगरेट को हवा में लटकाया और रूबक के सिर को छूते हुए कहा, अरे, रूबक के बाल तो आजकल झड़ ही नहीं रहे, क्या बात है? पता नहीं इस कुत्ते ने कितनी मछलियां खाई होंगी। पिताजी, आगे चलकर यह रूबक खुद ही मछलियां खाएगा और उन्हें पकड़ लेगा। रूबक को देखकर लू युआन का मन किया कि उसे पीट दे। अरे, रूबक तो बूढ़ा हो चुका है और इसे इस साल लगभग 10 साल हो गए हैं। हाँ, अगर किसी इंसान की उम्र देखें तो वो लगभग 70 या 80 साल का होगा। रूबक ने बड़ी सहजता से मगरमच्छ के आंसू की 2 बूंदें बहा दी। वह उदास लग रहा था, लेकिन लू युआन जानता था कि यह सिर्फ दिखावा कर रहा है। दादाजी, रूबक की सेहत अच्छी है, मुझे लगता है कि यह अगले 10 या 8 साल तक आराम से जी लेगा। बातचीत खत्म होने के बाद मैं रूबक को पानी खरीदने के लिए सुपरमार्केट ले गया। दाहुआन रोड पर पूरे रास्ते रोते रहने के बावजूद लू युआन ने जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई। जब वह वापस आया तो रूबक की पीठ पर 2 तरफा थैला था। जी हाँ, लू युआन ने इसे खास तौर पर उसके लिए चुना था। इसमें दोनों तरफ जेबें थीं, जिनमें कुल मिलाकर 20 से अधिक पानी की बोतलें रखी जा सकती थीं। कल लालटेन महोत्सव है। अवलोकन डेक के टिकट बिक चुके हैं। लालटेन महोत्सव पर उल्का वर्षा को लेकर लोगों का उत्साह वसंत महोत्सव से भी अधिक है। हाल ही में कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने दूरबीन के माध्यम से ग्रह बेल्ट की खोज की और उसकी तस्वीरें खींची। यह इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ और दूरबीन का स्टॉक खत्म हो गया। यहाँ तक कि दर्पण भी मिलना मुश्किल हो गया। प्रमुख निर्माताओं के बिक्री आंकड़ों के अनुसार खाद्य और पानी की जमाखोरी के प्रति नागरिकों का उत्साह एक बार फिर कम हो गया है और तर्कसंगत खरीदारी की जागरूकता लोगों के दिलों में गहराई से जड़ जमा चुकी है। लू युआन ने आह भरी। अप्रत्याशित रूप से 3 महीने इतनी जल्दी बीत गए और अंत समय की शुरुआत से पहले केवल 1 दिन बचा है। इस पल को संजो कर रखो। लैपटॉप बंद करके लू युआन बिस्तर पर लेटा हुआ अपने सिर के ऊपर की रोशनी को बेसुध होकर देख रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। लू युआन, क्या तुम घर पर हो? बाहर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह उसकी प्रेमिका शियाशान थी। ओह ठीक है, जल्दी आ रहा हूँ। लू युआन अचानक बिस्तर से कूद गया। अपने हाथ में मौजूद वेधशाला के 2 टिकटों को देखकर लू युआन दंग रह गया। शियाशान, क्या तुम सच में इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करोगे? ये चीज सस्ती नहीं है। लू युआन जानता था कि इस तरह का व्यूइंग प्लेटफॉर्म रात में इस अवसर पर खुलता है और टिकटों की कीमत एक समय बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अब यह लगभग 1 टिकट के बराबर है। लू युआन ने इंटरनेट पर एक व्यक्ति को 1 टिकट के लिए 20,000 युआन देने को तैयार भी देखा था। नहीं, ये मेरे पापा की यूनिट ने भेजा था। उन्होंने कहा कि विभाग से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए 2 भेजे गए थे। मेरे पापा जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। ठंड से शियाशान की गर्दन सिकुड़ गई। लू युआन ने धीरे से अपने हाथों से उसके कान ढके और आह भरते हुए कहा, क्या तुम सचमुच इतने ठंडे दिन में जाने की योजना बना रही हो? जाओ, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है, बस टहल लो और आराम करो। सफेद वाले के पास मत जाओ। शियाशान की आंखों में चमक आ गई और वह स्पष्ट रूप से इस उल्का वर्षा में दिलचस्पी ले रही थी। ठीक है, चलो चलते हैं। वापस जाओ और अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। अगले दिन शाम 8 बजे किंगशेन पर्वत वेधशाला। शियाशान, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लू युआन ने शियाशान का कॉल कसने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और पूछा। हाँ, ठंड है, लेकिन बस एक इच्छा मांगो। ही बोलते ही उसके होठों के दोनों ओर तुरंत डिंपल पड़ गए। लू युआन ने आह भरी और एक इच्छा मांगी। अगर उसकी इच्छा सचमुच पूरी हो सकती है तो वह चाहेगा कि ग्रह उसे अपने साथ ले जाए। पता नहीं यह उल्कापिंड उसकी इस इच्छा को पूरा होने से रोकेगा या नहीं। जब दोनों पहाड़ पर आधे रास्ते तक चढ़ गए तो अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, आकाश में 2 चंद्रमा हैं। सभी ने ऊपर देखा और वास्तव में आकाश में 2 चंद्रमा थे, लेकिन उनमें से एक ग्रह द्वारा लाया गया ग्रह था और उसकी चमक चंद्रमा से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। वाह, शानदार, 1000 साल पुराना अजूबा। जल्दी से एक तस्वीर खींचो। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक पोस्ट कर दूं। अरे, सौभाग्य से मैंने टिकट खरीद लिए, वरना मैं ऐसा नजारा देख ही नहीं पाता। मुझे नहीं पता कि यह ग्रह है या नहीं, ये तो दिन रात बड़ा होता जा रहा है। लोग बातें कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उल्कापिंड का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। जब पहले चिल्लाने वाले व्यक्ति ने चिल्लाया था तब वह लगभग चंद्रमा के आकार का था। आधे घंटे बाद वह 2 चंद्रमाओं के बराबर बड़ा हो गया था और लोग पहाड़ पर तेजी से चढ़ने लगे। कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अंततः 1 घंटे से अधिक समय के बाद लू युआन और शियाशान आखिरकार वेधशाला तक पहुंच गए। उस समय वेधशाला लोगों से खचाखच भरी हुई थी। कुछ लोग अपने कैमरे का तिपाई खोलना चाहते थे, लेकिन जगह नहीं थी। पहाड़ की चोटी पर हवा बहुत तेज थी और लू युआन को पता नहीं था कि यह वही हवा थी जो ग्रह के आने और उसे अपने साथ ले जाने से आई थी। उसे हमेशा लगता था कि हवा कुछ असामान्य है, शायद यह उसके मन का वहम था। यह ग्रह अभी तक वायुमंडल को पार नहीं कर पाया है, इसलिए इसकी कोई छोटी पूंछ नहीं है। यह बस आकार में बड़ा है। यह चंद्रमा से 10 गुना से भी अधिक बड़ा प्रतीत होता है। लोग तरह तरह के शूटिंग उपकरण लेकर शूटिंग करने के लिए उत्साहित थे और भीड़ में लगातार तरह तरह के नारे गूंज रहे थे, जैसे फकिंग, मैं जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ इत्यादि। आधी रात को यानी लालटेन महोत्सव के अंतिम क्षण में ऐसा लगता है कि यह अंत समय की शुरुआत का भी संकेत दे रहा है और आकाश में गरजने की आवाज आती है। एक विशाल ग्रह आकाश के आधे हिस्से को ढक लेता है और उस ग्रह पर मौजूद विभिन्न गड्ढों को अवलोकन उपकरणों के बिना भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे ही वातावरण फटा, लोगों को जलने की फुफकार जैसी आवाज सुनाई दी और ग्रह आग की लपटों में घिर गया और अपने सिर के ऊपर से घने धुएं की एक लंबी पूंछ खींचता हुआ चला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय लोग पृथ्वी पर भीषण गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे ये तारा बड़ा होता जाता है, पूरे आकाश का 3/4 हिस्सा इस ग्रह से ढक जाता है और इसका वायुमंडल पूरे तारे को एक विशाल अग्नि गोले में बदल देता है। लू युआन ने सपने में भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। वह उस समय कमरे में सो रहा था और उसे अपने कानों में झंझनाहट महसूस हुई, लेकिन तभी हॉटियन जाग उठा और अब वह ग्रह की सतह पर हर तरह के पत्थर, गड्ढे और यहाँ तक कि सोने जैसी खदानें भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। कई लोग चिल्लाए और उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाए, मानो वे उस ग्रह के करीब जाना चाहते हों, लेकिन वह ग्रह वायुमंडल से केवल 10,000 मीटर ऊपर से गुजरा और फिर बस आगे निकल गया। एक रात बीत गई और लोगों ने प्लेनेट को पृथ्वी से विदा होते देखा। अगला दिन शुरू हुआ। ऐसा लगा मानो पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था। जागने पर आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था। सभी के मोबाइल फोन पर पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरने वाले ग्रह की यात्रा दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि प्रलय का दौर शुरू ही नहीं हुआ है
हर कोई खुशी मनाने लगा, भले ही उन्हें लग रहा था कि विशेषज्ञों ने उनके साथ धोखा किया है। परिणाम स्वरूप इस दिन को उत्सव दिवस के रूप में नामित किया गया, जब लोगों ने लंबे समय से जमा किया हुआ भोजन निकाला और खाना पीना बर्बाद करना और फिजूल खर्ची करना शुरू कर दिया। प्रलय के आने की भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञ मोह पर थप्पड़ पड़ने के बाद कभी टीवी पर नहीं दिखे। जब लोगों को लगा कि दुनिया का अंत महज एक नाटक है, तब लू युआन को वह घटना स्पष्ट रूप से याद थी। कल सूर्योदय का समय 6:42 था और आज का समय 6:45 है। किसी ने भी इस असामान्य स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और सभी को हमेशा की तरह खाना पीना चाहिए। लू युआन जानता था कि पृथ्वी की गति के अनुसार मार्च का महीना चल रहा था और सूर्योदय पहले होना चाहिए था, लेकिन अब यह देर से हो रहा है। अन्य लोगों को नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन लू युआन और संबंधित विभागों को यह बात पता है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है और यह धीरे धीरे धीमी होती जाएगी जब तक कि यह रुक न जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि दिन और रात की अवधि लगातार बढ़ती गई। मूल रूप से 24 घंटे का दिन पूरे दिन और रात में बीतता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये 25 घंटे का हो गया और 26 घंटे का समय समाप्त हो गया। अंततः यह ध्रुवीय दिन या ध्रुवीय रात में बदल गया। दुनिया का अंत आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अंततः इस स्थिति का पता सबको चल गया। सबसे पहले इस स्थिति का पता लगाने वाले कुछ बुजुर्ग महिलाएं थीं जिन्हें सुबह व्यायाम करना पसंद था। दादी के पास घर पर हर दिन कपड़े धोने और खाना पकाने के अलावा और कोई काम नहीं होता था, इसलिए वह भी सुबह की कसरत करने वालों की टोली में शामिल हो गई। अरे आज क्या हो रहा है, 7 बजे के बाद तो उजाला ही नहीं होता, पता नहीं उनमें से कुछ चले गए हैं या नहीं। दादी बड़बड़ाते हुए अपने कपड़े बदल रही थी। पहले मेरी दादी लगभग 6:30 बजे बाहर जाया करती थी, लेकिन अब देर हो जाती है, इसलिए बुजुर्ग महिलाओं के उनके समूह के व्यायाम करने का समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरा समूह उन छात्रों का है जिन्होंने पहले ही स्कूल जाना शुरू कर दिया है। कार्य दिवसों में स्कूल का समय 7:30 बजे होता है और उठने का समय आमतौर पर सुबह 6:30 बजे के आसपास होता है। हालांकि सूरज का उगना अब पहले से भी देर से होता जा रहा है, जिसके कारण कई छात्र अंधेरा होने पर ही उठ जाते हैं और रात में अंधेरे का समय भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शाम 6 बजे से लेकर अंधेरा होने तक धीरे धीरे 6:30 बज गए और फिर 7 बज गए। अंततः इस विसंगति ने जनता की प्रतिक्रिया को जन्म दिया और फिर विभिन्न विशेषज्ञ एक बार फिर इसका विश्लेषण करने के लिए सामने आए। आसमान के लगातार काले और सफेद होते जाने का मुख्य कारण पृथ्वी के आगमन से जुड़ा है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की गति में कोई बदलाव नहीं आएगा। समय बीतने के साथ यह सामान्य हो जाएगी, इसलिए चिंता न करें। कुछ अविश्वसनीय विशेषज्ञों ने यह विश्लेषण किया है कि काले और सफेद आकाश के समय में वृद्धि पृथ्वी से गुजरने वाले उल्कापिंड के पैटर्न के कारण होती है। यह कथन अत्यंत निराधार है। पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन अरबों वर्षों से चल रही है और इस दौरान कई बार उल्कापिंड और ग्रह टकराए हैं, लेकिन तब से कोई समस्या नहीं हुई है। दरअसल इस घटना का मुख्य कारण सूर्य में हाल ही में बढ़े हुए सनस्पॉट की गतिविधि है। यह घटना ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। सभी प्रकार के भाषण बेहद प्रभावशाली हैं और जनता की संकट की भावना में थोड़ा बदलाव आया प्रतीत होता है। हालांकि जनता का ध्यान उन विभिन्न उल्कापिंडों की ओर आकर्षित होता है जो इस ग्रह के साथ गिरते हैं, क्योंकि सभी ने इस ग्रह की सतह पर सुनहरे खनिज देखे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सोना है और इस ग्रह के साथ गिरे उल्कापिंडों में सोना होने की संभावना बहुत अधिक है। कुछ समय के लिए विभिन्न स्थानों पर सोने की खोज शुरू हो गई। संयोगवश लू युआन के घर के पास एक पौधे पर उल्कापिंड गिरा। उसी रात भीषण आग लग गई। सैकड़ों वर्ग मीटर का पौधा जलकर राख हो गया। मैंने अपने पिताजी से सुना कि उसमें 10 मीटर व्यास का एक बड़ा गड्ढा मिला। हालांकि चूंकि पास में ही एक दमकल स्टेशन है, इसलिए आग लगते ही दमकल गाड़ियां भीड़ को निकालने के लिए तुरंत मौके पर पहुंच गईं। पिताजी ने पहले तो मौज मस्ती में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन देर होने के कारण उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उन्हें बस इतना पता चला कि घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं थी। पिछले कुछ दिनों के दौरान लू युआन ने देखा कि हर दिन धूल रोधी सुरक्षात्मक कपड़ों में सजी हुई सभी प्रकार की काली जीपें और विशेषज्ञ विभिन्न उपकरणों के साथ क्रेटर में तेजी से प्रवेश कर रहे थे। मैंने सुना है कि लियू परिवार के तीसरे परिवार के कारखाने में लगभग 5 मीटर व्यास का एक उल्कापिंड मिला है। विशेषज्ञों द्वारा उल्कापिंड का विश्लेषण किया गया है और ऐसा लगता है कि इसमें सोने की मात्रा बहुत अधिक है। मैं जा रहा हूँ, तो क्या लाओ सान लियू का दिमाग खराब हो गया है? इतनी अच्छी बात के लिए पुलिस को क्यों बुला रहे हो? क्या इसे अपने पास रखना ठीक नहीं है? छोड़ो, ऊपर बैठे लोगों ने तो पहले ही देख लिया है कि उल्कापिंड गिरने के बाद दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचेंगे और घटनास्थल को घेर लेंगे। क्या वे उसे निकलना चाहेंगे या फिर कुछ सालों तक उसमें डेरा डाले रहने की तैयारी करेंगे? लोग रहस्यमय उल्कापिंडों के बारे में अधिकाधिक उत्सुक होते जा रहे हैं और तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोग असमंजस में पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अंतिम दिनों की शुरुआत को नजरअंदाज कर दिया। लू युआन यह बात समझता है, आखिर जिस समाज में पैसा सर्वोपरि है, वहां अमीर बनने के सपनों को कोई नहीं रोक सकता। जहां तक उल्कापिंड में सचमुच सोना होने की बात है, लू युआन को वास्तव में इसका पता नहीं है। आज के दिन रात का चक्र 35 घंटे का हो गया है। दिन में लगभग 17 घंटे और रात में 18 घंटे होते हैं। लोगों के काम और आराम का समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह 8 बजे जब सूरज डूब चुका था, लू युआन ने अपनी आंखें मलते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अपने परिवार को अंधेरे में डूबने से बचाने के लिए उसने हर कमरे में टाइमर वाली बत्तियां विशेष रूप से लगा रखी थी। दिन के समय यह सामान्य रूप से रोशन रहता है, रात में सभी बत्तियां बंद कर दी जाती हैं और तीसरी मंजिल पर सभी पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। समय के साथ होने वाली इन उथल पुथल के अलावा लोगों की सबसे बड़ी अनुभूति यह है कि मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है और सुबह और शाम के तापमान के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के दौरान तापमान धीरे धीरे -7 से 8 डिग्री तक बढ़ेगा और उच्चतम स्तर पर यह लगभग 30 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। अब मार्च का अंत हो रहा है, जिसे वसंत ऋतु की शुरुआत माना जा सकता है। 30 डिग्री से अधिक तापमान ने सर्दियों की सारी बर्फ पिघला दी है, लेकिन रात में जमीन फिर से जम जाती है। तापमान में अत्यधिक अंतर के कारण परिवार के सदस्यों को सर्दी लगने और बीमार होने से बचाने के लिए लू युआन ने विशेष रूप से अपने परिवार के लिए कई तरह के कपड़े तैयार किए। कभी कभी मेरे पिताजी को काम पर जाना पड़ता है, इसलिए मैं 2 जोड़ी कपड़े ले जाती हूँ और उन्हें बारी बारी से पहनती हूँ ताकि काम से लौटने के बाद देर रात तक कपड़े बदलने की समस्या न हो। हालांकि हाल ही में एक सुखद घटना घटी है, यानी लू युआन के आयामी अंतरिक्ष में एक सुनहरा फल पकने वाला है। लू युआन ने रूबक को भोजन चुराने से रोकने के लिए कभी भी उसे उस जगह में नहीं आने दिया।
अब उस जगह में 80 वर्ग मीटर जमीन, 80 वर्ग मीटर घास, 80 वर्ग मीटर मछली के तालाब और 80 वर्ग मीटर छोटे घर हैं। लू युआन प्रतिदिन पके हुए खरबूजे और फल तोड़ने के लिए अंदर जाता था, जिससे आंगन में लगे विभिन्न पौधों की देखभाल करने वाली माँ हैरान रह जाती थी। श्याओ युआन, लगता है हमारे परिवार ने कल ही आमों को सुखाकर पेस्ट बनाया था। मैंने अभी अभी भंडारगृह के उस हिस्से में आमों के कुछ और डिब्बे क्यों देखे? ओम माँ, क्या आपको कुछ गलत याद है? अच्छे से आराम करो, बस आंगन में बैठकर फल मत गिनो। अच्छा ठीक है, आप बाहर जाकर शियाशान के घर सूखे आम भेज दीजिए। शियाशान और उसकी सास दोनों को ही ये आम खाना पसंद है। लू युआन अपने निजी दायरे की बातें किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जितने कम लोगों को वह जानता होगा उतना ही वह सुरक्षित रहेगा। अगर वह अपने परिवार को उस आयाम की बातों के बारे में बताता है तो उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उसके खून में पिछले जन्म का सबक है। लू युआन ने पुराने रास्ते पर न चलने का फैसला किया। एक और सप्ताह बीत गया है और काले और सफेद दिनों के बीच का समय अब 70 घंटे से अधिक हो गया है और यह अभी भी बढ़ रहा है। विभिन्न ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा की जा रही भविष्यवाणियों के बारे में कि यह घटना जल्द ही बंद हो जाएगी, यह स्पष्ट है कि यह एक बार फिर आम जनता को धोखा देने की एक चाल है। तापमान में बढ़ते अंतर के कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं। हाल ही में परिवहन विभाग ने अधिकांश ड्राइवरों को सावधानीपूर्वक यात्रा करने, थकान में गाड़ी न चलाने की याद दिलाई है, क्योंकि जीवन एक ही है, इसलिए इसे जी भरकर जिए और इसका सम्मान करें। आंकड़ों के अनुसार काले और सफेद दिनों के बीच के समय में वृद्धि के कारण बहुत से लोग मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो गए हैं और लालटेन महोत्सव से पहले की तुलना में विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 70% की वृद्धि हुई है। शैक्षिक और श्वेत दिनों के बीच असामान्य अंतराल के कारण संबंधित राज्य विभागों ने आपातकालीन नोटिस जारी किया है और छात्रों के कक्षा समय को फिर से समायोजित किया गया है। यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं, तो विद्यालय छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकते हैं। दिन और रात के तापमान में तेजी से बदलाव के कारण देश भर के प्रमुख अस्पतालों के बाहर रोगी क्लिनिकों में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य विभाग देश भर के नागरिकों से इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए कपड़ों का स्टॉक करने का आह्वान करते हैं। पहले समाचारों में यही खबरें आती थी कि विदेशी देशों के लोग कितने कठिन वातावरण में रह रहे हैं और देश के लोग कैसे गा रहे हैं और नाच रहे हैं। हालांकि दिन प्रतिदिन के लंबे अंतराल के प्रभावों के बारे में समाचारों में हर दिन खबरें आती रहती हैं। जाहिर है देश ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के स्वतः परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया के कारण नदियों का प्रवाह भी धीरे धीरे कम हो गया है और यांगजी नदी के मध्य और निचले हिस्सों में स्थित कुछ सहायक नदियों के क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट भी देखी गई है। आज सुबह 8 बजे सूर्यास्त हुए 3 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और अब शाम का समय माना जाना चाहिए। शियाशान जल्दी से बैटरी वाली गाड़ी पर सवार होकर लू युआन के विला की ओर चल पड़ा। अरे मेरे दामाद वापस आ गए। शिया युआन, तुम्हारी पत्नी वापस आ गई। बूढ़े ने रेडियो बंद किया और खुशी से घर के अंदर चिल्लाया। शियाशान, क्या बात है, क्या तुम इतनी जल्दी में हो? लू युआन सूती कोट में लिपटी हुई बाहर निकली और चिंतित दिख रही वे शियाशान से पूछा। दादाजी, शाओ युआन, क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना है? लू युआन और बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। आपने क्या सुना? शियाशान ने आह भरी और अपने बैग से एक घोषणा पत्र निकाला। लू युआन ने उसे लिया, उस पर एक नजर डाली और दादाजी को दे दिया। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। आज सुबह जब मेरी माँ ने दुकान खोली तो उन्हें जो सूचना मिली उसमें लिखा था कि शहर में पानी की कमी है और सभी प्रकार के मांस की आपूर्ति सीमित मात्रा में शुरू हो गई है। शायद अब मेरी माँ की सब्जी की दुकान खुल ही न पाए। ये कहते हुए शियाशान के चेहरे पर उदासी छा गई। लू युआन ने भी माथे पर शिकन डाली। अपने अनुमान के अनुसार वह वास्तव में लंबे समय से तैयार था, लेकिन राज्य का फरमान जारी होने के बाद भी वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। चिंता मत करो, अगर तुम पकी हुई सब्जियों की दुकान नहीं खोल सकते तो कोई बात नहीं। कोई भी योजना बनाने से पहले चाची को थोड़ा आराम करने दो। इसलिए मैंने इस मामले पर चर्चा करने के लिए पूरे परिवार को एक साथ बुलाया। अंत में उस बूढ़े व्यक्ति ने रणनीतिक सोच को एकजुट करते हुए बात कही। सबसे पहले परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन सुपरमार्केट जाकर कोटे के अनुसार पानी और भोजन खरीदते हैं ताकि पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध हो सके। दूसरे, पिता घर के पिछवाड़े में पाले गए सुअर, गाय, भेड़, मुर्गियां, बत्तखें और हंसों को बांटते थे और नियमित रूप से उनका वध करते थे ताकि शियाशान की मां बेरोजगार न हो जाए। आखिरकार आय का स्रोत अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य राशनिंग प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुई है। जब यह लागू होगी तो चाहकर भी मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगी। तीसरा, पूरे परिवार ने पानी बचाना शुरू कर दिया और भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी बहुत कीमती है और विभिन्न प्रकार के पौधे, मुर्गी पालन और पशुधन पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। चौथा, अगर आपके पास समय हो तो शियाशान के माता पिता को उनके घर पर फोन करके उनकी शादी के बारे में चर्चा करें। हालांकि लू युआन के आग्रह पर अंतिम मुलाकात को पहले तय किया गया। फिलहाल शादी का मामला टाल दिया गया। ऐसा नहीं था कि लू युआन शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में शियाशान से बच्चे पैदा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इससे बहुत कष्ट सहना पड़ सकता था। वह अपने बच्चे का जीवन आपदा मुक्त दुनिया में बिताना चाहता है और शियाशान के गर्भवती होने के बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस माहौल में गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल जाना बहुत कठिन है। हर कोई तरह तरह के चेकअप के बारे में जानता है, लेकिन उन्हें कराने का कोई तरीका नहीं है और ऐसे में बच्चे के जन्म का खतरा और भी बढ़ जाता है। दिन के समय मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है। दोपहर में जब सूरज अपने चरम पर होता है, तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। स्कूल लगभग बंद हैं। विभिन्न कारखानों और कंपनियों के कामकाज के घंटे भी तदनुसार समायोजित कर दिए गए हैं। पिताजी का रोज का काम भेड़ें चराना, सूअरों को चारा खिलाना, मुर्गियां और बत्तखें पालना आदि है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, खासकर दुनिया के अंत के बाद जब हर किसी के आने जाने का समय बदल जाएगा। पिताजी रोज रेडियो चालू करते थे, लेकिन उन्हें अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुनने को नहीं मिलते थे, इसलिए वे अपना सामान लेकर गांव चले जाते थे और कुछ बूढ़े लोगों के साथ शतरंज खेलकर समय बिताते थे। उस दिन लू युआन अपनी माँ के साथ खाना बनाना सीखने में व्यस्त था, जिसमें तेल में पका हुआ बैंगन, भूरी चटनी में पका हुआ बैंगन, कीमा बनाया हुआ बैंगन, आलू के साथ बैंगन आदि शामिल थे। लू युआन ने बैंगन के पौधों को रोपने से पहले कुछ समय के लिए खुले में रखा था, इसलिए उनकी वृद्धि दर बाहर की तुलना में काफी बेहतर थी। उनके द्वारा तोड़ी गई फसलों में मुख्य रूप से कई फायदे थे। रोग और कीटों का प्रकोप नहीं, अनुकूलन क्षमता, कम समय में पकना और अधिक उपज। तो पिछले कुछ दिनों में मेरी माँ ने जमीन में सैकड़ों किलो बैंगन लगाए हैं। हर दिन बैंगन उगा रही है और लू युआन का चेहरा थोड़ा बैंगनी हो गया है।
इसलिए इन बैंगन का जल्द से जल्द सेवन करने के लिए लू युआन हर दिन अपने ससुर के घर एक ही रंग का थोड़ा सा बैंगन देता था और बाकी बैंगन वह अपनी माँ से बैंगन बनाना सीखता था। बैंगन को मोटे टुकड़ों में काटें, माइक्रोवेव में 3 मिनट तक भाप में पकाएं, फिर कीमा बनाया हुआ बैंगन को दोबारा भूनें, थोड़ी सी चटनी बनाएं, लहसुन की कुछ कलियां डालकर कुटी हुई चटनी में गर्म तेल डालें और खुशबूदार बैंगन के ऊपर गर्म तेल डालें। माँ, मैं पानी लेने बाहर गया था, वापस आकर पापा को मेरी कारीगरी चखाओ। इतना कहकर वह पैरों के तलवों पर तेल लगाए हुए भाग गया।